ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द ज्योग्राफी। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट सर जिससे ना थोड़ी सी रूह कांप जाती है हमारी। ठीक है, ज्योग्राफी राइट। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके बारे में ये है कि सर सारे सब्जेक्ट हमको समझ में आ जाते हैं, ज्योग्राफी थोड़ा सा टिपिकल रहता है। ठीक है। बट अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से बताऊं तुम्हें, जो मैं सोचता हूँ ज्योग्राफी के बारे में और जो मैंने समझा है अभी तक ज्योग्राफी के बारे में, वो ये है कि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर यूपीएससी की प्रिपरेशन के अंदर अगर हम देखेंगे तो दो सब्जेक्ट ऐसे हैं, ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है। जिसके अंदर लॉजिक्स बहुत अच्छे से लग जाते हैं। ठीक है, लॉजिक्स बहुत अच्छे से लग जाते हैं। ज्योग्राफी क्या है, अगर हम देखें ज्योग्राफी को अगर अंडरस्टैंड करने की, भाई नेचर ने कुछ लॉज बना रखे हैं। नेचर ने लॉज बना रखे हैं कुछ, और उस लॉ के बेसिस पे हमको क्या करना है, हमें कुछ सिस्टम समझना है। ठीक है, नेचर का सिस्टम समझना है, ज्योग्राफी का मतलब यही हुआ है ना। ज्योग्राफी बहुत पार्ट्स में होती है, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है। और अगर हम देखेंगे तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी, वो सब अपन पढ़ लेंगे। क्या होता है, पार्ट्स का डिफरेंस क्या होता है, वो सब पढ़ लेंगे। बट पहले उसका बेसिक समझो भाई, ज्योग्राफी होता क्या है ना। तो ज्योग्राफी का मतलब क्या है, ज्योग्राफी का मतलब ये है कि एक नेचर के कुछ लॉस बना रखे हैं, जैसे नेचर ने अर्थ को क्या बना रखा है, एक स्फीयर की तरह बना रखा है। तो बना रखा है, अब वो एक टिल्ट भी हो रखी है अपने एक्सिस के ऊपर, और वो घूम भी रही है। तो ये सब पहले से है, ये सब हमने नहीं करा है। राइट, तो हमको बस इसको खोजना है कि भाई ये ऐसा जो हो रहा है, इसके कारण क्या क्या हो रहा है। ठीक है, ये हमको खोजना है, और उसके पीछे ऑब्वियसली कोई रूल बनाया अर्थ ने, तो रूल के पीछे लॉजिक भी होगा। ठीक है, लॉजिक भी होगा, तो उन लॉजिक को हमको समझना है। ठीक है, तो यूनिवर्स के कुछ रूल्स हैं, नेचर के कुछ लॉज हैं, उनके पीछे जो लॉजिक है उसको समझना है, उसको हमको उसकी डिस्कवरी करनी है एक तरह से उस चीज की। तो दैट्स व्हाई दिस सब्जेक्ट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर होता है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, नेचर ने कुछ चीजें बना रखी हैं। ठीक है, नेचर ने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बना रखा है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आपको समझना होगा, बस यही तो करना है। तो हम अगर इस सेंस के अंदर देखें तो ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे सब्जेक्ट जो होता है ना, थोड़े से ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर है। ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर है। राइट, कि ऑब्जेक्टिवली दैट इज डिफाइंड ऑब्जेक्टिवली, कि भाई ये चीजें हैं आपके लिए, अर्थ राउंड है, अब राउंड है, और अर्थ इस तरह से घूम रही है, तो उससे क्या होगा, वो यहाँ पर भी सेम है, वो अमेरिका में भी सेम है ज्योग्राफी। ठीक है, और ज्योग्राफी अगर बात करेंगे, रशिया में भी सेम है, चाइना में भी सेम है ज्योग्राफी। है ना, हिस्ट्री अलग हो सकती है, हिस्ट्री अगर हम देखें तो हिस्ट्री, चाइना की हिस्ट्री अलग है। ठीक है, भारत की हिस्ट्री अलग है। राइट, इस तरह से अगर हम देखें, इस तरह से। ठीक है, पर ज्योग्राफी जो है ना, ज्योग्राफी जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो एक तरह से सबके अंदर सेम है, कि पाकिस्तान के अंदर भी ज्योग्राफी जब पढ़ाएंगे वो, तो अर्थ को राउंड ही लेंगे, वो फ्लैट नहीं ले लेंगे अर्थ। ठीक है, तो ये यूनिवर्स के लॉ है, यूनिवर्सल सब्जेक्ट है, एक यूनिवर्स के लॉ है, जिसके अंदर हमको उस लॉ के बेसिस पे जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ है उसको हमको समझना होता है इसके अंदर। ठीक है, तो ज्योग्राफी के अंदर अपन इस तरह से चीजों को समझते हैं। तो एक सब्जेक्ट तो ये समझो कि इसका नेचर ऑब्जेक्टिव है बहुत, प्लस ऑब्जेक्टिव के साथ आपको अभी तक समझ में आ गया होगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसा, कि एक लॉजिकल सब्जेक्ट है। लॉजिकल सब्जेक्ट है, और बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसीलिए देखो, अब अगर अपन हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री के अंदर अभी अपन को पता है, तो उसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी आ गई। पर आप सोच के देखिए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में जाकर देखो आप, 1920 के अंदर जब इतनी सारी चीजें हो गई है, जलियांवाला बाग हो गया है, ये सब चीजें हो गई है, रॉलेट एक्ट आ गया, सत्याग्रह कर दिया उसके ऊपर। ठीक है, उसके बाद एक ऑल इंडिया मूवमेंट हो रहा है, और 1921 के अंदर गांधी बोल देते हैं कि एक साल में आजादी दिला दूंगा। तो फिर आपका दिमाग खराब हो जाएगा, कि आप यहाँ पर अगर खड़े हो तो आपको लगेगा आगे कि पता नहीं क्या होने वाला है, अब आजादी मिल जाएगी क्या, ये आपको लग रहा है। फिर एक दिन 1922 में चोरी चोरा वो हो जाता है इंसिडेंट, और चोरी चोरा इंसिडेंट होने के बाद सब कुछ एकदम से दादाशाही। तो आप अगर यहाँ पे 1921 पे खड़े हो तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे कि क्या होने वाला है आगे, समझ में आ रहा है। पर हिस्ट्री हमारे लिए क्या है, कि हम यहाँ पे 2022 के अंदर बैठकर पढ़ रहे हैं, इसलिए हमको ऑब्जेक्टिविटी दिखती है उसके अंदर। ठीक है, अब गांधी, अब हिस्ट्री जो है डिपेंड करती है भाई पर्सनैलिटीज के ऊपर भी, कोई पर जो यूनिवर्सल लॉ है वो पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड थोड़ी ना करेगा। कि अली जिन्ना अगर मान ली थोड़े से गुलीबल होते हैं, ठीक है, या फिर थोड़े सॉफ्ट होते हैं, तो हो सकता था कि हमारे पार्टीशन नहीं होता। अली जिन्ना मान जाते हैं, महात्मा गांधी की अलग पर्सनैलिटी होती, तो इन पर्सनैलिटीज के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। तो हिस्ट्री के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं, बट यहाँ पर क्या है, एक नेचुरल लॉ बना रखा है आपका, और नेचुरल लॉ की बेसिस पे जो चीजें हो रही है वो अपन को समझना है। अब खास बात यह है कि हमको लॉ नहीं बनाना है यहाँ पर। ठीक है, पर पॉलिटी के अंदर हमको लॉ बनाने होते हैं खुद ही। पॉलिटी के अंदर कल को भारत के अंदर कोई भी लॉ बन सकता है। पर यहाँ पर पहले से लॉ बने हुए हैं, आप ये बात समझिए, पहले से नेचुरल लॉ बने हुए हैं। पहले सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि ये जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है इसका नेचर क्या है, वो हमको समझना होगा, वही हम आपको समझा रहे हैं। तो पहले से कुछ लॉ बने हुए हैं, उन लॉ के बेसिस पे हमको चीजें देखनी है। ठीक है,
अब ज्योग्राफी इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज अगर मान लीजिए आपको किसी एक पर्टिकुलर प्लेस का, जैसे भारत है इंडिया का, अगर आपको ये पता है कि भाई देखो इसके अंदर कहाँ पर कैसे कैसा है, जैसे मान लीजिए आपको राजस्थान के अंदर पता होना चाहिए कि राजस्थान के अंदर कैसा एरिया है, अगर उसकी ज्योग्राफी अगर आपको पता है तो आप उस एरिया को अच्छे से क्या कर सकते हैं, अच्छे से उस एरिया को टैकल कर सकते हैं। कि भाई यहाँ पर देखें कि अरावली रेंजेस हैं, ठीक है, अरावली रेंजेस के कारण यहाँ पर क्या है, मानसून थोड़ा सा बिगड़ जाता है, सही नहीं हो पाता है, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज पता होगा तब जाकर आप उस एरिया को अच्छे से गवर्न कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? तो कोई भी एरिया को अगर आपको गवर्नेंस देनी है, ठीक है, तो आपको उसकी ज्योग्राफी और उसकी हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। ठीक बात है, ज्योग्राफी और हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए कि इसमें हिस्टोरिकल कोई बैकग्राउंड है क्या, या फिर ज्योग्राफी इसकी कैसी है, तब जाकर आप उस एरिया को अच्छे से गवर्न कर सकते हैं। और इसीलिए शायद ज्योग्राफी और हिस्ट्री को पेपर वन के अंदर डाला गया है, ऐसा मैं सोचता हूँ कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ना। अगर आपको स्पेस और टाइम पता चल जाए एक जगह की कि स्पेस कैसी है और ये टाइम कैसा है, यही है कहानी, तो यही है सर, ठीक है, और टाइम कैसा है, तो आप सब कुछ के बारे में पता कर लेंगे, अच्छे से गवर्नेंस भी प्रोवाइड कर पाएंगे। अब किसका माइक ऑन रह गया? ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो हमको क्या समझना है, हमको एक ऐसा सब्जेक्ट समझना है जिसको नेचर ने पहले से लॉ बना रखे हैं भाई साहब उसके ऊपर, और नेचर कह रहा है कि इन लॉज को समझ लो तुम्हारी ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब नेचर ने जो चीज बना रखी है उस चीज को हमको समझना है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट कैसा है। एक बहुत ही, अगर हम देखें तो कंसेप्चुअल सब्जेक्ट इसके अंदर मानकर चलेंगे आप। और मैं तुमको हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ कि इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी है, पर मैं तुमको इसको बहुत इजी बनाकर दूंगा। इतना इजी कि आपको हर कॉन्सेप्ट जो होगा वो क्रिस्टल क्लियर होगा इसके अंदर। ज्योग्राफी के अंदर ये खास बात है, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो हुआ, उसके बाद फिर आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। मॉडर्न हिस्ट्री में बार बार आपको पढ़ना है, याद करना है, रिवाइज करना है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ज्योग्राफी के अंदर सिर्फ एक बार रिवीजन करें और फिर आपका काम हो जाए, पर अच्छे से अंडरस्टैंड आपको करना पड़ेगा। अच्छा, ये ऐसी क्लास है, जैसे मैंने आपको बोला आज मैसेज भी करा था, ये ऐसी क्लास है जिसको आप लाइव अटेंड करेंगे तो ही आपका फायदा होगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। रिकॉर्डेड लेक्चर आप देख रहे हो और फिर मेरे से बोल रहे हो कि सर हमें समझ में नहीं आया, तो मैं कुछ नहीं कर सकता उसके अंदर। तो लाइव क्लास है, आप इंटरेक्ट करेंगे, बातचीत करेंगे, तभी आकर ये सब्जेक्ट होगा। हम नेचर को समझ रहे हैं इसके अंदर, कि नेचर को समझ रहे हैं कि ज्योग्राफी का मतलब क्या है, ये जो भूगोल है उसको समझ रहे हैं। भूगोल मतलब भू गोल, अर्थ जो है वो गोल है, ठीक है, भूगोल, समझ में आ रहा है कि अर्थ गोल है, तो उस अर्थ को हम समझ रहे हैं, उसके ऊपर क्या हो रहा है, उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके किस तरह से उसके अंदर इवेंट्स हो रहे हैं इस यूनिवर्स के अंदर, पूरे पूरे यूनिवर्स के अंदर हम देखें तो अर्थ को हम इसके अंदर समझ रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो हमने पहले से, बहुत पहले से हमने बता रखा है, जब आदि जनता वो मानकर बैठी है कि अर्थ जो है फ्लैट है, तब से हमने बहुत पहले से ये बोल रखा है हमारे भू जो है वो गोल है। ठीक है, ये भी थोड़ा साइंटिफिक आपको समझना पड़ेगा और इसका भी आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। ठीक है, कि भाई भूगोल भारत के अंदर पहले से ही लिखा हुआ है भूगोल। ठीक है, और ये है कि इसके वेद के अंदर सबके अंदर ये भूगोल ही है। ठीक है, भू फ्लैट नहीं है। अब पता नहीं कैसे पता चला होगा उनको, पर हाँ ठीक है, भूगोल ही है, राइट। तो भूगोल जो हमें हमको उसको अंदर पढ़ना पड़ेगा, एक अर्थ के बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? तो अर्थ के अंदर क्या है, अर्थ के बाहर क्या है, ये हमको समझना पड़ेगा। अर्थ के ऊपर क्या है सरफेस पे, ये हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, अर्थ के अंदर जो ओशंस होंगे, जब हम उसको समझेंगे तो हम बोल देंगे ये ओशनोग्राफी है। तो ओशंस के करंट को समझेंगे कि ओशन जो होगा वो क्या कर रहा है, कि लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ जा रहा है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रहा है। तो हम क्या कर सकते, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ जा रहा है तो हम ये समझ जाएंगे कि भैया यहाँ पर इस तरह से वाटर फ्लो होता है। हम जब एयर को देखेंगे तो एयर, हम देखेंगे कि एयर कैसे फ्लो हो रही है, तो वो उस तरह से होगा। अब ये एयर जो होगा वो पाकिस्तान में बहेगी तो ऐसे बहेगी, ठीक है, पाकिस्तान में ऐसे नहीं कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ओशन करंट जो बहेंगे कि भाई कहीं सैलिनिटी ज्यादा है, कहीं सैलिनिटी कम है, तो सैलिनिटी कम है जहां पर, वहां से बहकर सैलिनिटी ज्यादा है उस तरफ जा रहे हैं, तो वो पाकिस्तान में भी जाएंगे, अमेरिका में भी जाएंगे, सब जगह ऐसे जाएंगे। ठीक है, हिस्ट्री अलग हो सकती है, पॉलिटी अलग हो सकती है, कहने का मतलब ये है हर चीज अलग हो सकती है, पर ज्योग्राफी के साथ आप नहीं कर सकते। ज्योग्राफी इज ए यूनिवर्सल सब्जेक्ट एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ ज्योग्राफी। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं पाकिस्तान में बैठकर पढ़ाऊं कि व्हाट इज ज्योग्राफी, तो पाकिस्तान के अंदर बैठकर भी मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा ज्योग्राफी। ठीक है, अगर मैं चाइना के अंदर बैठ के पढ़ाऊं, चाइना के अंदर भी पढ़ाऊंगा ज्योग्राफी ऐसी। ठीक, तो कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट जो हैं, वो कॉन्सेप्ट हम इसके अंदर पढ़ेंगे, दैट इज नोन एज व्हाट, फिजिकल ज्योग्राफी, उसको अपन फिजिकल ज्योग्राफी कहते हैं। और आज जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज व्हाट, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, वेरी बेसिक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, बस इतना ही पढ़ेंगे आज, जैसे कि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बने।
तो आप एक नए सब्जेक्ट से इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप एक नए बंदे से मिल रहे हैं, ऐसे समझिए, तो उसका हम नेचर समझे कि भाई इसका नेचर क्या है। आप किसी से भी दोस्ती करेंगे तो पहले उसका नेचर समझेंगे, वैसे हम ज्योग्राफी का नेचर समझ रहे हैं, ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन में ज्योग्राफी कुछ चीजों को समझ रहे हैं। अच्छा, ज्योग्राफी सब्जेक्ट का मैंने एक नेचर समझा जो बहुत इंपॉर्टेंटली आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि ज्योग्राफी के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे कॉन्सेप्ट 1 है, कॉन्सेप्ट 2 है, कॉन्सेप्ट 3 है, कॉन्सेप्ट 4 है, इस तरह से कॉन्सेप्ट है। अब ये सारे कॉन्सेप्ट जो है ना वो मिलकर जब अपन ये सारे पढ़ लेंगे, कॉन्सेप्ट 1 पढ़ेंगे, फिर कॉन्सेप्ट 2 पढ़ेंगे, फिर 3 पढ़ेंगे, फिर 4 पढ़ेंगे, तब जाकर तुम्हें ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना वो तुम्हें समझ में आएगा। जो बड़ा कॉन्सेप्ट है वो तब जाकर समझ में आएगा। मतलब हम कॉन्सेप्ट 1 2 3 4 इसके लिए पढ़ रहे हैं। तो मैं हो सकता है कि तुमको कॉन्सेप्ट 1 समझाऊं और तुम्हारे दिमाग में आए कि ये वाली चीज आने लग जाए, तो मैं तुमको कहूंगा थोड़ा रुको, अभी कॉन्सेप्ट 2 भी समझा दूं तुमको, 3 भी समझा दूं, 4 भी समझा दूं, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। समझ में आ रहा है? ये इसका बेसिक नेचर है। ठीक है, ये आपको भी ऑब्जर्व हो जाएगा आगे चलकर। ठीक है, तो ज्योग्राफी हम इस तरह से अंडरस्टैंड करें कि भी देखो नेचुरल लॉज के ऊपर है, नेचुरल नेचर ने कुछ लॉ बना रखा है, उन लॉज को हम समझ रहे हैं, उसके कारण क्या हो रहा है सिस्टम के अंदर। और फिर जब आप समझोगे ना नेचर ने ये लॉ, अच्छा ये लॉ इसलिए बनाया था, ओ माय गॉड, इसलिए टिल्ट है क्या एक्सेस, अच्छा सर, भाई इसका ही एक्सेस क्यों टिल्ट है, बाकियों का तो नहीं है। समझ में आ रहा है ना? और इतना ही डिग्री पे क्यों टिल्ट है, ये सब चीजें आपको समझना होगा। बाकियों के अंदर तो जीवन भी नहीं है, अर्थ के अंदर ही जीवन है, तो वो सब चीजें रात और दिन क्यों होते हैं ये समझना पड़ेगा तुम्हें। ये सीजन क्यों आ रहा है, सर्दी गर्मी क्यों आ रही है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा है इसके अंदर जैसे अपन समझे, है ना? तो ये बहुत ही लाइव सब्जेक्ट है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसको लाइव ही आप अटेंड करने की कोशिश करें। अगर आप इसको लाइव अटेंड नहीं करेंगे तो सब्जेक्ट का कोई मतलब नहीं है, और मेरा भी कोई गारंटी नहीं है। फिर मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, जो बच्चा लाइव अटेंड करेगा उसका ही सिलेक्शन होगा, बाकी का मेरा कोई भी लेना देना नहीं है बच्चे से। ठीक है, तो लाइव क्लास अटेंड करें, और लाइव क्लास के अंदर ही आपको फिर जो तुम्हारे मार्क्स कम आते हैं, मार्क्स इस तरह से नहीं आ रहे ना, वो इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि आप लाइव क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे। ठीक, कुछ बात है तभी हम इसके अंदर बोल रहे हैं। तो हम जो आज पढ़ेंगे दैट इज व्हाट, हम लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, वेरी बेसिक ऑफ द अर्थ, जो आपको बहुत पहले से पढ़ाया गया हुआ है, छठी क्लास से चैप्टर आ जाता है आपके दिमाग के अंदर, बट उसको आप नहीं समझ पाए अभी तक। तो हमें जो समझना है वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बिल्कुल बेसिक से हम इसको अंदर समझेंगे। एंड प्लीज बी इंटरेक्टिव, इंटरेक्ट करिए, ठीक है, और पूछिए, डाउट्स आते हैं तो डाउट पूछिए, डाउट घर पे लेकर ना जाए, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट द क्लास। ये देखो, सबसे पहले आपको प्रिपरेशन करनी होती है, यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन करी तो सबसे पहले हम जो काम करते हैं ना वो पहले मैप लेकर आते हैं साहब। हम बोलते हैं भैया भारत का मैप देना, तो हमको ये मैप ये पकड़ा देता है वो, और कुछ नहीं है कि इसके अंदर सिर्फ मैप के अंदर ये सब चीजें हैं। यहाँ से आप देखेंगे, और यहाँ पर आप देखेंगे मैप के अंदर, तो यहाँ पर एक आपको लाइन दिखेगी दैट इज इक्वेटर, जिसमें 0 डिग्री लिखा हुआ है। और फिर आप देखेंगे अरे वाह यार, 0 डिग्री के बाद यहाँ से एंगल बढ़ रहे हैं, ये 15 हो गया, ये 30 हो गया, ये 45 हो गया, ऐसा आपको दिख रहा है। तो आपने उससे बोला कि भाई, भाई साहब ये मैप है, इसके अंदर नॉर्थ का है, मान लो आपने ऐसे पूछ लिया, तो क्या बोलेगा, भाई यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ये तो पता ही होना चाहिए, ऐसे होता है, नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे है, अच्छा ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है। अच्छा, ये मैप जो है ना, ये सही अगर हम देखें 100% डिपिक्शन नहीं है अर्थ का, ये अर्थ ही है पूरे की पूरी। पर अर्थ तो साहब हमारी क्या होती है, हमारी 3 डायमेंशन में होती है, ऐसे गोल होती है अर्थ, इसको हमको ऐसे देखना होता है। ये मैप जो है ना, ये मैप जो, पहले हम ये समझे कि मैप क्या होता है, ठीक है, ये हम समझेंगे तभी जाकर चीजों को समझेंगे। ये मैप जो है ना वो क्या चीज है, मैप जो चीज है, ये मैप एक ऐसी चीज है जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर ऐसी कोई चीज थी, ऐसे समझो ऐसी कोई चीज थी, उसको हमने खोलकर ऐसे कर दिया है। समझ रहे हैं? कोई 3 डायमेंशन में एक स्फेयर है, वो ये स्फेयर वाली 3 डायमेंशन में इसको हमने, इसके इसको हमने सोचा यार अब इसको 2 डायमेंशन में कैसे देखें इसको। अब मैप अपन को स्टडी करना है तो मैप तो हम दीवार पे चिपकाएंगे, ठीक है। तो हमने कहा कि यार इसको कैसे करें, तो उसने बोला लो तुम्हारी सहूलियत के लिए इसको फाड़ देते हैं अर्थ को, ये ले, ये हो गया अर्थ का, अगर हम देखेंगे ये मैप हो गया, जिसके अंदर ये दोनों कॉर्नर्स जो हैं, ये दोनों कॉर्नर्स आपको दिख रहे हैं, वो ऐसे जाके मिल रहे हैं, ये देखो ऐसे जाके मिल रहे हैं, और ये क्या हो रहा है, ये आपका अर्थ बन जा रहा है। सन मारा, मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये 73 डिग्री दिख रहा है आपको, अब ये डिग्री विग्री क्या होता है सब बताएंगे, और यहाँ पर भी दिख रहा है, ये जाकर ऐसे मिल जाएंगे। ये देखो ये वाला जो एरिया है और ये वाला एरिया जो है, ये जाकर मिल जाएंगे और फिर कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो मैप जो है आपकी दीवारों पे जो चिपका हुआ मैप है ना, वो एक तरह से अर्थ का डिपिक्शन है, 2D के अंदर, 2 डायमेंशन के अंदर, इस तरह से आपको अर्थ बना के दे रहा है।
कि भाई ऐसे तो अर्थ को तो ग्लोब, या तो ग्लोब लो या फिर मैप लो। ग्लोब और मैप में क्या है, ग्लोब जो है वो दैट इज 100% डिपिक्शन ऑफ द अर्थ, 3D में हम देख सकते हैं इधर उधर से जाकर। पर आपको जब मैप दिखाना है तो हमको मैप ऐसे ही दिखाना पड़ेगा सर। और हमको जब स्टडी करनी पड़ेगी, जैसे मैं आपको बताऊंगा, तो मैप को इस तरह से करना पड़ेगा। तो आपको क्या है, थोड़ा बहुत इसके अंदर क्या है, इमेजिनेशन भी करना पड़ेगा ज्योग्राफी के अंदर, क्योंकि ज्योग्राफी की जो चीजें हैं वो मैं तुमको 2D में ही दिखा सकता हूँ, 3D में मैं दिखा नहीं सकता था। समझ में आ रहा है? तो आपको, आपने ऐसे बोला कि साहब एक बात बताओ साहब, यहाँ पे नॉर्थ का है साउथ का है, तो उसने बोला यार यूपीएससी की प्रिपरेशन करो, क्या बात कर, ये जो है ना ये नॉर्थ है, ये साउथ है, चलो मैं तुमको बताता हूँ, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक है, ये वाली चीज जो है, ये वाली चीज वेस्ट है। इस तरह से उसने हमको बता दिया। हमने कहा यार बिल्कुल सही बात है, ये इस तरह से अपन ने देख लिया, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अब हम यहाँ पर देखेंगे, ये एक इक्वेटर है, और इक्वेटर से जब हम इस तरफ से जा रहे हैं ना, तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। ये देखो मार्कर देखो मेरा। अच्छा, हम इस तरफ जा रहे हैं तो हम साउथ की तरफ जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? अभी हम इसके अंदर बताएंगे, ठीक है। और फिर ये जो प्राइम मेरिडियन है, ये प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री यहाँ पर दिख रही है, इस तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। और इस तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, हम वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। समझ में आ रहा है मैप को? ठीक है। तो अब हमको यहाँ पर ये देखना है कि ये चीजें जो है ना, ये भगवान ने नहीं दी हमको, नेचर ने नहीं दी, ये हमने अपनी सहूलियत के लिए लाइन खींच दी है। ठीक है, इक्वेटर भगवान ने नहीं दिया है कि ये इक्वेटर है भाई, 0 डिग्री उस पर अर्थ में ऐसे दिख रहा है कि भाई जहां पे इक्वेटर पे चल रहा हो तो 0 डिग्री लिखा हुआ दिख रहा है। नहीं, ये हमने मैप को बनाने के लिए अपनी सहूलियत के हिसाब से ये सब चीजें लिख दी हैं। तो मतलब ये जो लाइंस हैं, ये जो लाइंस हम ड्रॉ कर रहे हैं ऊपर की तरफ, ये जो लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ कर रहे हैं, ये जो लाइन इस तरह से कर रहे हैं, जिसको हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बोलेंगे, आगे चलकर समझेंगे अभी इसके अंदर। ये हमको एक तरह से क्या करा है, एक तरह से हमको इन्होंने डायरेक्शन दे रखी है। अच्छा, अब आप समझ रहे हैं, ये जो लाइन है ना, ये जो ऊपर की तरफ मैं जब कर रहा हूं ना इसको, तो ये नॉर्थ की तरफ जा रही है। ये जब लाइन नीचे की तरफ मैं कर रहा हूँ तो साउथ की तरफ जा रही है। तो हम ये कह रहे हैं कि ये वाली जो लाइन है ना, ये नॉर्थ है। ठीक है, और ये वाली जो लाइन दिख रही है यहाँ पर, वो साउथ है। अभी मैं तुमको कुछ नहीं बता रहा हूँ, अभी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे ही पूरी क्लास है आज, तो आपको वो पूरी अच्छी तरह से समझ में आएगा। पर पहले अपन को बेसिक अपन समझ ले, है ना। तो यहाँ पर हम ये समझ लें कि ये वाली जो लाइन है, ये क्या है, ये जो है नॉर्थ को डिपिक्ट कर रही है, और ये वाली लाइन जो है वो साउथ को डिपिक्ट कर रही है। सही बात है सर। अगर कोई यहाँ पर खड़ा होगा ना, तो हम कहेंगे कि भैया ये पर्सन जो है ना वो साउथ पे खड़ा है। ठीक है। अब मान लीजिए मैप का जो दूसरा काम होता है ना, वो होता है लोकेट करना। अब इसको ध्यान से समझिएगा, लोकेट करना होता है, ये मैं तुमको अभी बताऊंगा, समझ में थोड़ी देर बाद आएगा क्लास के लास्ट तक। ठीक है, ये कैसी चीज है कि भाई कोई आदमी मान लीजिए यहाँ पे खड़ा है, यहाँ खड़ा है कोई आदमी, तो हम इसको लोकेट कर लें भाई, हम उसको कोऑर्डिनेट बताएं और वो लोकेट हो जाए। हम कहें कि ये मान लीजिए, हम ऐसे कहें कि 45 डिग्री नॉर्थ पे खड़ा है वो, 45 डिग्री नॉर्थ। तो अब तो कहीं पे भी खड़ा हो सकता है, यहां से लेकर यहां से लेकर यहां से लेकर यहां से लेकर कहीं पे भी खड़ा हो सकता है वो, इस पूरी लाइन के ऊपर कहीं पे भी खड़ा हो सकता है। अब हमको कोई बोल देना भाई एक आदमी खड़ा है 45 डिग्री नॉर्थ पे, उसको जाके पकड़ के लाओ, तो हम पागल हो जाएंगे। हम 45 डिग्री ऐसे अर्थ के चारों तरफ घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, 45 डिग्री नॉर्थ मिल ही नहीं रहा वो आदमी। हमको क्या पता कि यहाँ पे खड़ा है, 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 हमें नहीं पता। अभी तुम्हें ये नहीं पता 45 डिग्री नॉर्थ क्या होता है, मैं बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दिस। अच्छा, जब तक हमारे पास दो लाइनें नहीं होंगी ना, तब तक हमको उसको लोकेट नहीं कर पाएंगे, नहीं तो हम तो ऐसे घूमते रहेंगे। गलती से मिल गया तो मिल गया यहाँ पर अगर हम कह देना कि यहाँ पर देखो इस जगह पर वो खड़ा है, अगर हम कह दें कि ये वाली लाइन भी हम उसको बता दें सर, है ना, ये वाली लाइन भी हम उसको बता दें, तो काम बन जाए। फिर हमको पता चल जाएगा ये क्रॉस हो गया, यहाँ पर वो खड़ा है इस पॉइंट पर। तो मैप का ये भी एक फंक्शन है कि ये लोकेट करने के लिए काम आता है। अच्छा, ये जो लाइन है इनको हम लॉन्ग लेटीट्यूड बोल देते हैं, इसको लॉन्गिट्यूड बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं, कैसे बोल देते हैं, कैसे आया सर, ये सब चीजें अभी अपन पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस वन। ठीक है। तो अभी हम ये सब चीजें इसके अंदर पढ़ेंगे। तो आप ये समझिए मैप का जो काम है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो अर्थ को जो है 3 डायमेंशनल अर्थ है, उसको भाई साहब हमको 2 डायमेंशन के अंदर दिखाना है, तो हम मैप से दिखाएंगे। और 3 डायमेंशन की चीज को 2 डायमेंशन से दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसके अंदर कुछ चीजें करनी पड़ेंगी, है ना, जिससे कि हम उस चीज को समझ सकें। मैप को लोकेट करने, कोई भी चीज को लोकेट करने के लिए कि भारत कहाँ पर है, तो हमको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड बनाने पड़ते हैं। अब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या होता है ये अभी तक हमें पता नहीं। ठीक है।
तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ तक सबको क्लियर है? मैप के अंदर अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो मतलब हम किस पे जा रहे हैं? हम ईस्ट के अंदर जा रहे हैं, बिकॉज ये क्या है, 0 डिग्री यहाँ से प्राइम मेरिडियन है। और अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो मतलब हम नॉर्थ में जा रहे हैं, और इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम साउथ में जा रहे हैं। पहले तो यही समझ लो पर अच्छे से, है ना? कई बच्चों को नहीं समझ में आता ये, ठीक है। और इधर जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम बहुत ही वेस्ट के अंदर जा रहे हैं। तो हम कहते हैं ना कि भारत जो है वो ईस्टर्न कंट्री है, रशिया जो है वो ईस्टर्न कंट्री। रशिया बोलता है वेस्ट वालों ने हमारे साथ ऐसे कर दिया। तो वो क्यों बोल रहे हैं वेस्ट वाले? मतलब कि ये सब लोग, है ना, समझ में आ रहा है? ये सब लोग जो है वो वेस्ट के अंदर है, समझ में आ रहा है? तो और फिर रशिया के वेस्ट के अंदर, अब देखें रशिया अपना जब भी वेस्ट बोलेगा तो वेस्टर्न कंट्री के अंदर सबसे पहले हम यूएसए को ध्यान में आते हैं। तो यूएसए इस तरह से भी वेस्ट हो गया। अब रशिया कहेगा मेरे वेस्ट में कौन कौन है? ये पूरा का पूरा यूरोप आ गया उस तरह से। तो अगर हम देखें प्राइम मेरिडियन के अंदर, तो ये जो वर्ल्ड के अंदर ये जो कंट्रीज हैं, ये वाली जो कंट्रीज हैं, ठीक है, इनको हम वेस्टर्न कंट्रीज बोलते हैं। ये वाली कंट्रीज जो है उनको ईस्टर्न कंट्रीज बोलते हैं। पर हम अपने बेसिस पे भी कर सकते हैं। रशिया कह सकता है मेरी कंट्री यहाँ पे खत्म हो रही है, तो इसके इधर जो होंगे वो सब मेरे वेस्ट में हो गए। तो जो वेस्टर्न कंट्री करता है तो उसमें यूरोपियन यूनियन भी आ जाता है। पर वर्ल्ड के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो हम देखेंगे ये जो कंट्रीज हैं ये ईस्टर्न कंट्रीज हो गई, ये वेस्टर्न कंट्रीज हो गई, समझ में आ रहा है? पर बोलचाल की भाषा में, क्योंकि यूएसए और इनके बीच में अच्छा रिलेशन है, नाटो भी फोर्सेस में है, नाटो से भी रिलेशन, तो इनको भी हम ईस्ट के अंदर ही मानते हैं। आई होप इतना तक सबको क्लियर है, राइट? अब हम थोड़ा सा मैप को हम समझ गए, हम ये समझ गए ईस्ट क्या होता है, वेस्ट क्या होता है, हम क्या ये समझ गए, नॉर्थ क्या होता है, साउथ क्या होता है, ये चीज हम समझ गए। अब हम थोड़ा सा ये समझते हैं कि ये लाइनें बनाई किसने है और कैसे बना दी भाई ये लाइन। ये 0 डिग्री का मतलब क्या है, ये 15 डिग्री का मतलब क्या है, 30 डिग्री का मतलब क्या है, और इसके बीच में भी एंगल्स होंगे, इन सब का मतलब क्या है, ये हम इसके अंदर समझते हैं। ठीक है, तो अब जो हम समझ रहे हैं दैट इज व्हाट, दैट इज वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या है ये हम इसके अंदर समझ रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करो कि आप मान लीजिए एक, आप तरह से एक अर्थ को आपने इस तरह से लिया, ठीक है, ये आपके अर्थ है। और 3 डायमेंशन के अंदर अर्थ को महसूस करो कि एक स्फेयर है अपने पास 3 डायमेंशन के अंदर। अब हमने क्या करा, हमने इस स्फेयर को ऐसे काट दिया, ऐसे, ठीक है, ऊपर से इस तरह से काटा। और इस तरह से काटेंगे तो हमको इस तरह का कुछ डायमेंशन मिलेगा, जिसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर 3D में हम देखें तो हमें इस तरह का कोई डायमेंशन मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? ऐसे काटा इसलिए इस तरह का डायमेंशन मिल जाएगा। अच्छा, स्फीयर को जब तुम इस तरह से काटोगे, समझ में आ रहा है, तो आपको यहाँ पे एक सेंटर मिलेगा। ठीक है, ये आपको एक सेंटर मिल जाएगा। ठीक है, और इस सेंटर से अगर आप देखेंगे तो इस सेंटर से एक लाइन खींच दो, तो ये अर्थ की सरफेस पे जाएगी हर तरफ। हर तरफ से देखो, हर तरफ जाएगी अर्थ की सरफेस पे। अगर इस सेंटर से अगर 0 डिग्री पे लाइन खींचोगे तो वो 0 डिग्री यहाँ पर भी आएगा, इस जगह पे भी आएगा। अर्थ अगर हम पूरी देखें इसको अंदर, तो इस जगह पे भी आएगा वो 0 डिग्री। और अर्थ की जो भी सरफेस होगी ना, समझो पूरी सरफेस के ऊपर 0 डिग्री इस तरह से आएगा। ये समझ में आता है? पूरी सरफेस के ऊपर 0 डिग्री इस तरह से आएगा। मान लो ये अर्थ है, और यहाँ हमने सेंटर से इसको क्या करा, हमने इसको इस तरह से काटा, है ना। और इसके अंदर सेंटर पे जो है ना, सेंटर से हमने इसके अंदर 0 डिग्री यहाँ पे खरीदा, तो यहाँ पे भी आएगा। और इसके अंदर ऊपर भी इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, चारों तरफ, मतलब इसकी पूरी सरफेस के ऊपर अगर हम देखें, इसको अगर हम मान लो क्लोज कर देते हैं, ठीक है, काट के नहीं, पूरा सर्किल बना देते हैं, तो इसके अंदर पूरी सरफेस के ऊपर 0 डिग्री आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये 0 डिग्री इसके अंदर हो गया। अच्छा, हमने सोचा कि यार इससे ना एक एंगल बनाते हैं, यहाँ पर इसको सरफेस तक लेकर आके, जैसे यहाँ से 0 डिग्री का एंगल बनाए, वैसे हम ऐसा एंगल बनाते हैं। मान लो 30 डिग्री का हमने एंगल बनाया, तो 30 डिग्री का एंगल बनाया, तो उसके चारों तरफ अगर हम ये जो 30 डिग्री का एंगल है ना, इस एंगल को हम लैटिट्यूड बोलते हैं। और ये 30 डिग्री का एंगल पूरे सरफेस के ऊपर देखेंगे तो हर जगह 30, अगर हम इस तरह से लाइन खींच दें इसकी चारों तरफ, आप ये समझ कर देखिएगा, इस तरह से पूरा चारों तरफ लाइन खींच दें अर्थ के, तो वो पूरा का पूरा 30 डिग्री होगा। अभी मैं तुमको ये समझा दूंगा, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ये समझो, कि अगर हम देखें कि ये मान लीजिए 30 डिग्री अपन ने एंगल बनाया, यहाँ से सेंटर ऑफ अर्थ है, ठीक है, यहाँ से 30 डिग्री का एंगल अपन ने बनाया, और 30 डिग्री का एंगल पूरा का पूरा अपन सरफेस के ऊपर कहीं पर भी ले जाए। अब यहाँ पर अगर तुम खड़े हो तो भी 30 डिग्री है, यहाँ पर खड़े हो तो भी 30 डिग्री है, यहाँ पर खड़े हो और पीछे की तरफ खड़े हो तो भी 30 डिग्री है। समझ में आ रहा है? तो ये एंगल जो होगा वो यहाँ से भी अगर हम देखेंगे, इस सेंटर से भी 30 डिग्री है ना। और इस तरफ अगर हम पीछे की तरफ ले जाएंगे तो भी 30 डिग्री है, वो हमेशा 30 डिग्री रहेगा, क्योंकि चारों तरफ है। समझ में आ रहा है कि चारों तरफ है अर्थ, ठीक है, तो वो 30 डिग्री रहेगा। अच्छा, यहाँ पर जो 30 डिग्री का एंगल अपन ने बनाया और ये सरफेस पे जब टिका,
और उससे अपन ने पूरी लाइन खींच दी एक, तो उस पूरी लाइन के ऊपर सभी हमेशा वो 30 डिग्री रहेगा। इस लाइन पर कोई भी कहीं पे भी खड़ा होगा तो वो 30 डिग्री होगा सेंटर से। ये बात सबको समझ में आ गई? अंकिता, प्रीति, रितिका एंड मेघा, ये बात क्लियर है सबको? यस सर। अंकिता क्लियर है आपको? यस सर। तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे 30 डिग्री लैटिट्यूड, है ना। हम इस एंगल को बोल रहे हैं ना, ये एंगल जो 30 डिग्री है ना, दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज द लैटिट्यूड। उसको 30 डिग्री को लैटिट्यूड बोल रहे हैं। अब ये 30 डिग्री अर्थ के चारों तरफ देख लो आप, है ना। ऐसे देखो यहाँ पर कि यहाँ से मैंने सेंटर से निकाल के एक 30 डिग्री एंगल, मान ली इस अंगली पे मेरा 30 डिग्री एंगल बना, ठीक है। इस अंगली पे मेरा 30 डिग्री एंगल बना, तो ये अंगली जो है, ये अंगली ऐसे है, तो यहाँ पर भी 30 डिग्री बनेगा इस सेंटर से, ठीक है। यहाँ पर कहीं सेंटर होगा, मान लीजिए यहाँ पर कहीं सेंटर है, तो यहाँ पे भी 30 डिग्री बनेगा, यहाँ पे भी 30 डिग्री बनेगा, यहाँ पे भी 30 डिग्री बनेगा। इस वाले जो पोर्शन पे हर जगह पे 30 डिग्री बनेगा। ये समझ में आ रहा है सबको कि अगर मैं सेंटर से एक एंगल बनाऊं, यहाँ पर 30 डिग्री बन रहा है, मान लो सेंटर कुछ अंदर है, तो यहाँ पर हर जगह जो होगा वो 30 डिग्री बनेगा सेंटर से। तो ये जो 30 डिग्री जो एंगल बनाया ना, दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज लैटिट्यूड। उसको लैटिट्यूड अपन बोल रहे हैं। तो अर्थ के अंदर जहां जहां पे 30 डिग्री बन रहा है, वहां मैं अगर लाइन खींचू तो वो इस तरह से लाइन एक बन जाएगी जो पूरी अर्थ को ऐसे कर रही है, उसको अपन लैटिट्यूड बोल रहे हैं। यहाँ पर देखो साहब, ये जो लाइन है ये लैटिट्यूड बना रही है। इसी तरह से अगर मैं 60 डिग्री कर दूं इसको, अगर मैं 60 डिग्री कर दूं, 60 डिग्री के अंदर ये लाइन हमको मिल जाएगी जो कि क्या है, 60 डिग्री का एंगल बना रही है। यहाँ पे भी 60 डिग्री, यहाँ पे भी 60 डिग्री, यहाँ पे भी 60 डिग्री, यहाँ पे भी 60 डिग्री। अब इसको मैं मैप के थ्रू तुमको समझाऊं, मैप के थ्रू इसको मैं ऐसे खोल दूं और मैप के थ्रू 2D के अंदर समझाऊं, तो 2D के अंदर ये हो जाएगा कि ये जो लाइन है, यहाँ पे कोई भी बंदा खड़ा हो तो 30 डिग्री पे खड़ा होगा। मतलब उसका अगर हम सेंटर से लेकर जाए ना, उसका अगर सेंटर पे लेके जाए हम एंगल, तो वो 30 डिग्री आएगा। यहाँ पर अगर हम देखें अर्थ के सेंटर पे लेकर जाएंगे तो 30 डिग्री आएगा। ये क्या है? ये 2D रिप्रेजेंटेशन है ना। यहाँ पर जो भी पर्सन खड़ा है, वो अगर अर्थ के सेंटर से, अगर हम बात करें कि अर्थ के सेंटर से बोले कि सेंटर चल एक लाइन खींच उस पर्सन के ऊपर, तो सेंटर एक लाइन देगा उस पर्सन के ऊपर, तो वो 30 डिग्री का एंगल बना देगा। यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है तो हम सेंटर से बोले सेंटर चलो लाइन खींचो उस पर्सन के ऊपर, एक आपको क्या बोलना है, एक लाइन खींचकर फेंकनी है, मार के फेंकनी है लाइन, तो वो जब फेंकेगा तो उसका 45 डिग्री एंगल बनेगा, है ना। सेंटर से जो भी जाएगा उसका 45 डिग्री एंगल बनेगा अर्थ के सेंटर से। समझ में आ रहा है? तो दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज, दैट एंगल इज नोन एज लैटिट्यूड। मतलब यहाँ पर जो भी खड़ा होगा पर्सन, वो 45 डिग्री का एंगल बनाएगा अर्थ के सेंटर से। मैं इन लाइन को लैटिट्यूड नहीं बोलते हैं, उस एंगल को हम लैटिट्यूड बोलते हैं। इन लाइन को तो हम पैरेलल्स बोल रहे हैं, उस एंगल को हम लैटिट्यूड बोल रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये समझो, मल्टीपल डायमेंशन में समझाना पड़ेगा तभी जाकर कॉन्सेप्ट आएंगे। अब यहाँ पर ये समझो, जो भी बच्चे लेट आए ना, उनको ये समझो उनको ज्योग्राफी समझ में नहीं आएगी अगर ऐसे लेट आते रहोगे तो, है ना। जो भी अभी 2-3 बच्चे लेट आए हैं उन सबके लिए बोल रहे हैं। तो यहां से अगर हम देखें जीरो है, तो जीरो से यहां पर जाएंगे। देखो ये मूवी नहीं है कि मूवी के अंदर तो बीच में बैठ गए तुम और पूछ लिया बगल वाले से, भाई क्या चल रहा है बता दे एक बार शॉर्ट में। उसने बोला कि भाई इसने ऐसा करा है, इसने ऐसा करा है, ये ऐसा अच्छा आदमी है, बुरा आदमी, ठीक है मैं देख लूंगा आगे। ऐसा नहीं है भाई। ज्योग्राफी बहुत कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, सबको 8:30 बजे आना पड़ेगा, इंक्लूडिंग मी। समझ में आ रहा है? तब जाकर ये काम बनेगा। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, मैं बिल्कुल 8:30 बजे से लेकर 8:30 से 8:35 के बीच में आ जाऊंगा, है ना। क्योंकि आप लोगों की गलती नहीं है, मैं अगर 10 मिनट लेट आऊंगा तो आप भी 10 मिनट लेट ही आएंगे। तो मैं अभी बोल रहा हूँ 8:30 से 8:35 के बीच में क्लास स्टार्ट हो जाएगी, एनी हो। ठीक है, तो आप ये समझ रहे हैं कि सब बच्चे टाइम पर आए, राइट। तो यहाँ पर ये समझो कि 0 डिग्री से इस तरह से आप इसके अंदर समझ गए। अब ऐसे करते करते हम ये जो एंगल बनाए, यहाँ पे 0 डिग्री बना, यहाँ पे हम मान लिया 1 डिग्री बना, यहाँ पे 2 डिग्री बना, यहाँ पर 3 डिग्री बना, यहाँ पे 4 डिग्री बना, 5 डिग्री बना, 6 डिग्री बना, और इन सबके हम चारों तरफ लाइन खींच रहे हैं, है ना, इस सब से। ठीक है, इस तरह से 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 रिंग्स बना रहे हैं हम अर्थ के चारों तरफ, है ना। तो ये सारी जो डिग्रीज होंगी, ये सारी जो डिग्री होंगी, ये इतना डिग्री बना, ये इतने डिग्री, तो ऐसे अपन अगर हम देखें कि एक एक डिग्री के एंगल बनाए हम, तो कितने एंगल बना सकते हैं? एनीबॉडी इन द क्लास? 360। आधी अर्थ है 360 में, तो पूरी चीज 180। 180 नहीं, 90 डिग्री बना सकते हैं। इधर देखो, इधर 90 डिग्री बनेंगे और इधर 90 डिग्री बनेंगे। समझ में आ रहा है? अभी आप आधी अर्थ देख रहे हैं ऐसे, और वो भी ऐसे देख रहे हैं आप ऊपर चमगादड़ की तरह खड़े होकर नहीं देख रहे कि ऐसे काट कर यूं नहीं रख रखा आपने अर्थ को, आपने अर्थ को ऐसे रख रखा है, अभिषेक।
तो जब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से अगर अपन स्टार्ट करें 0 डिग्री, तो ये खत्म कहाँ पर हो जाएगा, 90 डिग्री पे हो जाएगा। इज दिस क्लियर यस सर। एवरीवन? हाँ सर। है ना, सबको क्लियर है ना, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो यहां से अगर हम स्टार्ट करेंगे 1-1 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो ये 90 डिग्री पे जाकर ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। 0 से 90 डिग्री तक है, यहाँ पर हमको लैटिट्यूड मिल जाएंगे। अच्छा, इसमें बहुत सारे एंगल बन सकते हैं सर, हम 0.5 डिग्री का बना दे, 0.2 का बना दे, 0.3 का बना दे, ऐसे इनफाइनाइट एंगल बना सकते हैं। छोटी छोटी लाइन खींचे, 1 डिग्री को खींचे, पर ऐसा ना हो कि हम 1 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री इस तरह से कर दे। वैसे आप कितने भी एंगल्स इसके अंदर बना सकते हैं। ये लो, मैंने तुम 360 तो छोड़ो, मैं इसके अंदर 1 करोड़ एंगल बना देता हूँ ऐसे। बट हमको ये नहीं देखना, हमें 1 डिग्री के हिसाब से ही तो बात करेंगे, तभी हम समझेंगे। तो हम अगर हम समझे कि ये अर्थ है और ये इसका सेंटर है, तो यहाँ पर तो 0 डिग्री बना, और यहां से जब हम एंगल बनाने लगे तो ये एंगल जो होंगे वो कितने एंगल बन जाएंगे, अगर 1 डिग्री का एक एंगल है तो 90 डिग्री के एंगल बन जाएंगे। 90 डिग्री तक हम लेकर जा सकते हैं इसको, समझ आ रहा है? ये हो जाएगा नॉर्थ की तरफ जब हम जा रहे हैं। अच्छा, इसी चीज को अगर हम अर्थ का एक, जैसे ये अर्थ है आपकी, ठीक है, इस अर्थ के अंदर हमने यहां से ऊपर की तरफ ले रहे हैं, ठीक है, इस 0 से ऊपर की तरफ अगर हम ले रहे हैं तो हमारा नॉर्थ में बन रहा है। उसी तरह से हम नीचे भी बना सकते हैं, यहां से भी एंगल काट सकते हैं 30 डिग्री का, बिल्कुल काट सकते हो। यहां से भी 40 डिग्री का एंगल काट सकते हो, यहां से भी 50 डिग्री का एंगल काट सकते हो, 60 डिग्री। तो ये जो होगा ना, ये साउथ हो जाएगा। ये वाले जो एंगल होंगे वो साउथ हो जाएंगे, ये वाले एंगल होंगे वो नॉर्थ हो जाएंगे। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक सबको क्लियर है? तो इस तरह से हम देखें तो नॉर्थ और साउथ को मिला लें तो हमारे पास 180 डिग्री के एंगल्स बन रहे हैं, है ना। एक एक एंगल, 1 2 3 4 5 6 90, और 1 2 3 4 5 6 90, ऐसे एंगल बन रहे हैं। और इसको अगर हम यहां पर कर दें, अब देखो इस डायरेक्शन में अगर हम देखेंगे, इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में अलग एंगल नहीं है, 360 नहीं हो सकते अभिषेक, ये समझो, क्योंकि इस डायरेक्शन में जो होगा वो भी 30 डिग्री पे आएगा, है ना। जो इधर बनेगा वो इधर बन रहा है, 30 डिग्री जा रहा है इस डायरेक्शन में, क्योंकि एक पूरी लाइन के ऊपर जो भी खड़े हैं ना, वो सब लोग क्या है, एक ही डिग्री के ऊपर है। इसी तरह से हम यहां पर देखें तो इस लाइन पे जो खड़े हैं ना, वो सारे के सारे एक ही डिग्री पे खड़े हुए हैं। समझ में आ गया? उसका 30 डिग्री होगा, उसका 180 डिग्री नहीं हो जाएगा, 170 डिग्री नहीं हो जाएगा, उसका उसका भी 30 डिग्री रहेगा एंगल जो होगा, इसका भी 30 डिग्री रहेगा। क्योंकि हम अर्थ को कैसे देख रहे हैं, हम अर्थ को ऐसे देख रहे हैं, इस तरह से हम अर्थ को देख रहे हैं, हमने काटा इस तरह से, और यहां से हम देख रहे हैं, यहां से हम एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर एंगल जाकर इतना खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये जो एंगल, अब अगर आप कहेंगे सर ऐसे भी तो एंगल बना सकते हैं, तो ये एंगल भी 30 डिग्री का ही हो जाएगा ना, ये तो सेम हो जाएंगे। ये बात क्लियर आ रही है सबको दिमाग में? इज दिस क्लियर विद एवरीवन? एनी डाउट इन दिस वन कैन आस्क? यस अभिषेक प्लीज। सर ये इक्वेटर जो है वो अर्थ के सेंटर से तो 0 डिग्री बना रहा है, अभी तो बता रहे हैं। हम्म, ठीक है। इक्वेटर जो है वो तो सेंटर से ये तो 0 डिग्री बना रहा है ना, हम्म। है ना। और फिर ये 1-1 डिग्री का एंगल, ये समझो अभिषेक, 1-1 डिग्री का एंगल, ऐसे 90 डिग्री इधर बन रहे हैं, ऐसे ही 90 डिग्री के एंगल्स इधर बन रहे हैं। इसकी जो लाइन हो, अब तुम ऐसे अगर सोचो कि सर यहाँ पर, तो यहाँ पर भी तो 30 डिग्री का एंगल बना, तो इसको अपन कोई दूसरा एंगल तो नहीं बोल सकते, 30 डिग्री का बोलेंगे अभिषेक। देखो यहाँ पर, हम्म। इधर देखो एक बार, ये देखो यहाँ पर 30 डिग्री का बन रहा है, तो यहाँ पर भी 30 डिग्री का बन रहा है, तो ये तो एक ही एंगल होगी ना। सर वो 90 + 30 से कंफ्यूज हो गया, तो मतलब कि नहीं फुल वो नहीं 20 करना ना, डिग्री इसमें आप देखो ना 30 डिग्री वो अपन को लॉन्गिट्यूड में करना है। अभी यहाँ पर ऐसे समझो, अभी कंफ्यूजन सही है अभिषेक? हाँ सर हाँ। देखो जो भी कंफ्यूजन हो ना क्लास में पूछो, नहीं पूछोगे तो नहीं आएगा समझ में, देखो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे इसके अंदर। अभी प्रीति को क्लियर है? मेघा को क्लियर है? मेघा को, यस मेघा प्लीज। सर इसमें मैक्सिमम एंगल फिर 90 अभी डिग्री ही बताएंगे, अभी बनेगा। बताएंगे, वो बताएंगे बताएंगे मैक्सिमम एंगल मिनिमम एंगल बताएंगे। अभी बताओ ये कॉन्सेप्ट क्लियर आ रहे हैं क्या, कि यहाँ पे जो पर्सन खड़ा है वो 30 डिग्री पे है, और यहाँ पे जो पर्सन खड़ा है वो 30 डिग्री पे है, समझ में आ रहा है? यस सर, वो तो आ अच्छा, रहा है। ये क्या हो जाएगा, ये 30 डिग्री नॉर्थ हो जाएगा, और अगर हम नीचे देखें, नीचे अगर देखें तो 30 डिग्री साउथ हो जाएगा, ये समझ साउथ में हो आ रहा जाएगा। है ना। यस। अभी वो मैक्सिमम मिनिमम वाली चीजें बताएंगे, पहले ये एक बार सबको समझ में आ जाएगा तब अपन करेंगे। तो हम ऐसे समझ गए साहब कि ये एक अर्थ थी, हमने इस अर्थ को ऐसे काटा, ऐसे काट के इस अर्थ को इस तरह से बताया, और यहाँ पे इक्वेटर है, और इक्वेटर से हमने ये लाइन खींची, तो ये तो भाई 0 डिग्री है, ठीक है। फिर हमने 1 डिग्री का खरीदा खींचा,
तो 1 डिग्री यहाँ पर है, तो यहीं पे यहाँ पर भी 1 डिग्री होगा वो। और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट अगर हम इसके अंदर पूरा का पूरा इस तरह से यूं सर्किल बना दे तो वो 1 डिग्री का सर्किल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, तो यहाँ पे एक अपन मानकर चलें यहाँ पे 30 डिग्री। हाँ, पर अपन ये जरूर कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर आप कह रहे हैं सर एक एंगल बन रहा है, ठीक है, ये हम मान लेते हैं, ये आपकी बात मान ली, ठीक है, अर्थ ऐसी है और यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, पर एक एंगल हमको इसका भी काउंट करना पड़ेगा, ये भी 30 डिग्री है सर, पर ये नॉर्थ, ये एक लाइन के ऊपर नहीं है, ये दूसरी लाइन आ गई यहाँ पर, यहाँ पे बिल्कुल दूसरी जगह आ जाएगी, तो ये 30 डिग्री ये साउथ होगा। तो हम जब यहाँ पर 90 डिग्री मान रहे हैं ये एंगल्स, ठीक है, तो 90 डिग्री ये वाले एंगल्स भी हमको मानने पड़ेंगे। अगर हमसे कोई कहे कि टोटल एंगल्स, टोटल अगर हम लैटिट्यूड बोले, टोटल लैटिट्यूड मतलब टोटल एंगल्स कितने हैं, तो क्या बोलोगे तो अभिषेक? सर एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा कुछ। अगर कोई तुमसे पूछे, अच्छा लैटिट्यूड क्या होता है पहले ये बताओ, लैटिट्यूड इज व्हाट? सर जो इक्वेटर से जितनी डिग्री बना रहा हो, हाँ, जो एंगल लेके जा रहे हैं हम उस एंगल को हम लैटिट्यूड बोल रहे हैं। मैं ऐसे बोलूं कि ऐसे कितने एंगल बना सकते हो तुम, तो कैसे बोलोगे तुम बताओ, नॉर्थ और साउथ को दोनों को मिला के कितने एंगल बना सकते हो? सर एंगल तो बहुत बना सकते हैं। नहीं, अगर 1 डिग्री का एक एंगल माने तो ऑब्वियसली 1 डिग्री का एक एंगल मान रहे हैं अपन। तो सर 90 ऊपर 90 नीचे। 90 ऊपर बना दिया अपन ने और 90 नीचे बना दिया, मेगा ये समझ में आया? यस सर। 90 ऊपर बन गए, 90 लाइंस अपन को ऊपर मिल जाएंगी, है ना, 90 डिग्री की लाइंस अपन को ऊपर मिल जाएंगी और 90 डिग्री की लाइन अपन को नीचे बन जाएंगी। अब ये एक लाइन पूरी है इसलिए इसको हम एक ही एंगल मान रहे हैं, और पर ये लाइन दूसरी है, इसको हम नीचे वाला जो है साउथ वाला उसको दूसरा एंगल मान रहे हैं। ठीक है, 30 डिग्री साउथ और 30 डिग्री नॉर्थ, दो एंगल ऐसे हो गए, 20 डिग्री साउथ 20 डिग्री नॉर्थ, दो एंगल और चार एंगल हो गए अपने मिलाकर। तो ऐसे अगर हम देखेंगे तो हम 180 डिग्री मानेंगे। इसमें किसी को डाउट है क्या? एनीबॉडी हैज एनी डाउट? जस्ट रेज योर हैंड। अच्छा, यहाँ पर 180 डिग्री इधर मान ली इधर, अच्छा, पर हमने ना यहाँ पर एक एक एंगल को हमने मिस कर दिया यहाँ पर, क्या कि सर 0 डिग्री भी तो एक एंगल है, 0 डिग्री इज वन ऑफ द एंगल। तो हम अगर हम टोटल एंगल्स देखें तो 180 तो हो गया, ये 0 से 90 इधर, 0 से 90 इधर बच्चों, है ना, सिंपल। पर एक 0 डिग्री को हम भूल गए सर, हमने 1 2 3 4 5 6 90 करा, हमने इधर करा 1 2 3 4 5 6 90 इधर करा, पर हम 0 डिग्री के एंगल को भूल गए सर। तो 180 प्लस 1 टोटल एंगल्स जो होंगे 181 होंगे। तो टोटल एंगल्स अगर हम बोले टोटल लैटिट्यूड्स कितने हैं, लैटिट्यूड का मतलब एंगल है, ये लाइन तो हम इसलिए खींच रहे हैं क्योंकि ये तो हम इसको हम लैटिट्यूड नहीं बोल रहे हैं, हम इसको पैरेलल्स बोल रहे हैं। ठीक है, बताएंगे अभी चीज। तो हम एंगल अगर देखिए टोटल, तो टोटल एंगल कितने हो जाएंगे? 180 ऊपर 90 ऊपर नीचे 90 और बीच में एक 0 डिग्री का एंगल भी तो है। हाँ सर, 0 डिग्री का एंगल भी तो है। तो टोटल अगर लैटिट्यूड्स की बात करें तो कितने हो जाएंगे? 181 डिग्री के हमने एंगल्स बना रखे। अभी इज दिस क्लियर? मेगा तुमको समझ में आ गया? तुम शायद 0 डिग्री वाला ही बता रहे थे। नहीं सर, मेरे को ये पूछना है, जैसे 180 आपने बोला है तो ये 90 ऊपर और 90 नीचे ही रहेगा ना, मतलब एंगल तो हम सेम ही लिखने वाले हैं ना? क्यों? अगर आप बोलो कि आप देखो, ऐसे समझो, एंगल सेम कैसे लिख सकते हैं? नहीं मीन्स मैं कि जैसे जस्ट अ ऊपर। सेकंड जस्ट अ सेकंड जस्ट अ सेकंड। यस सर, यस सर। अगर मान लो कि मैं यहाँ से एक लाइन खींचता हूँ ये 30 डिग्री पे, तो यहाँ पे जो बंदा खड़ा है वो हर जगह यहाँ पर जो भी लाइन होगी इस पे 30 डिग्री पे खड़ा होगा, है ना? हाँ तो हाँ। हम अगर इधर भी एंगल बनाए तो वो भी क्या होगा, वो यहाँ पर अपन को मिल जाएगा, ये भी 30 डिग्री का होगा। 30। हाँ। तो जो बंदा खड़ा है ना, लोकेट करने के लिए 30 डिग्री नॉर्थ बोलोगे तो एक एंगल है 30 डिग्री वाला जो नॉर्थ के अंदर है। पर अगर अब ये यहाँ पर कहीं पर भी देख लो आप, तो इसलिए हम इसको अलग एंगल नहीं मान रहे हैं कि इस वाले को हम एंगल अलग मान ले, इसको अलग मान ले, इसको अलग मान ले, इसलिए क्योंकि ये बंदा यहाँ पर जो खड़ा है ना वो यहीं पर खड़ा रहेगा हर एक के अंदर, हर एक उसके अंदर 30 डिग्री पे जब भी हम लेकर जाओगे तो ये पर्सन अगर यहाँ पे खड़ा है तो भी अगर इसको सेंटर से लेकर जाएंगे तो 30 डिग्री होगा। स्फीयर का सेंटर समझो, स्फीयर के सेंटर से लेकर जाएंगे तो 30 डिग्री पे एंगल बनेगा इसके अंदर, है ना? तो 30 डिग्री नॉर्थ ये एक एंगल हो गया, राइट। अच्छा, अगर कोई इंसान यहाँ पे खड़ा है तो आपको अलग एंगल बनाना पड़ेगा ना, अलग एंगल देना पड़ेगा उसको, ये वाला जो 30 डिग्री होगा ये अलग एंगल होगा, नीचे की हाँ। तरफ आ रहा है कि वो यस सर। 30 डिग्री साउथ में है, तो इसको अगर हम एक ही मान लेंगे तो हम इसको सिर्फ 30 डिग्री मानेंगे तो हम किसी को लोकेट ही नहीं कर पाएंगे फिर। तो ये जो ओके सर। 90 एंगल्स हैं वो अलग हैं, क्योंकि ये तो हमने एक ही एंगल माना है इसलिए क्योंकि कहीं पर भी लेकर चल जाओ यहाँ पर
जो आदमी होगा वो 30 डिग्री पे रहेगा, ये 30 डिग्री नॉर्थ है, और नीचे वाला जो है वो 30 डिग्री साउथ है। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है क्या है? ओके सर, देखा, हाँ समझ गई। इसलिए हम यस सर। 90 डिग्री नीचे वाले ले रहे हैं, 90 डिग्री ऊपर वाले ले रहे हैं, और एक 0 डिग्री है वो दोनों के लिए कॉमन है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के लिए, तो उसको एक एंगल हम मान रहे हैं। तो टोटल एंगल जो है 181 डिग्री है। ओके अभी ये सर। समझ में आ गया? हाँ सर। 30 डिग्री नहीं है ये एंगल, ये है 30 डिग्री साउथ, इसलिए अलग है। ये 30 डिग्री एंगल नहीं है, 30 डिग्री नॉर्थ। तो इस लाइन के ऊपर कहीं पर भी आदमी खड़ा होगा, मतलब कहने का मतलब है कि इस लाइन पे कभी भी यहाँ पर आदमी खड़ा है, यहाँ पर आदमी खड़ा है, यहाँ पर आदमी खड़ा है, कहीं भी अगर आदमी खड़ा है तो उसको हम बोलेंगे 30 डिग्री नॉर्थ पे वो खड़ा है। ठीक है, अगर वो इसको ऐसे मिला दो इस तरह से, है ना, थोड़ा सा यूं करके इस तरह से मिलाएंगे अपन, तो इसके अंदर अगर मान लो इस तरह से इसको मिला देते हैं, तो यहाँ पर भी 30 डिग्री बन रहा है। इस सेंटर से अगर अपन लेकर जाएंगे तो यहाँ पर भी 30 डिग्री, हर जगह से अगर आप देखेंगे तो 30 डिग्री बन रहा है। यहाँ से इस सेंटर से अगर ये लाइन खींचेंगे तो ये 0 डिग्री बन रहा है। इस सेंटर से ये लाइन खींच के उधर की तरफ देखेंगे तो फिर वो 0 डिग्री पे प्लेन पे इस तरह। समझ में आ गया सबको? तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। मतलब लैटिट्यूड का मतलब क्या है ये समझो, अपन ने अर्थ को ऐसे काटा है, ठीक है, और ये इसका सेंटर हमें मिला, सेंटर से हम कोई एंगल खींच रहे हैं, तो ये जो एंगल है इससे कितने एंगल खींच सकते हैं? अगर ऐसे काटेंगे तो हम कितने एंगल खींच सकते हैं? 1 डिग्री 1 डिग्री के, तो 90 डिग्री, 90 एंगल खींच सकते हैं ऐसे। हाँ, नीचे भी खींच सकते हैं। तो यहाँ पर जो आदमी खड़ा होगा वो पूरे उसके अंदर वो पूरा का पूरा, अगर आप पैरेलल बना दो ना, उस पॉइंट को लेकर ऐसा गोला खींच दो, तो वो हर जगह पर वो क्या बनेगा, क्योंकि स्फीयर है ना, स्फीयर का समझो, स्फीयर का पॉइंट जो है वो सरफेस पे हर जगह एक लाइन खींच दो, किसी भी सरफेस पे तुम ऐसी लाइन खींच दो, तो उसके अंदर स्फीयर का एंगल सब जगह से एक ही बनेगा, क्योंकि स्फीयर 3D के अंदर आपको समझना पड़ेगा, है ना। जैसे कि हम इसके अंदर बात करें, इसके अंदर थोड़ा ज्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा। ये जो पॉइंट है ना, और ये जो पॉइंट है, और ये सब 0 डिग्री बनाएंगे। इसी तरह से ये पॉइंट है वो 30 डिग्री बनाएगा, ये पॉइंट जो है वो 30 डिग्री बनाएगा, ये सब जो होंगे वो 30 डिग्री बनाएंगे स्फीयर के सेंटर से। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहां तक सबको क्लियर है? एनी डाउट? तो कितने एंगल हो गए टोटल? 181 एंगल्स हो गए। 181 एंगल्स टोटल यहां पर अपन को देखने को मिल गए। ठीक है, तो हम देखें, ये जैसे ये पूरी लाइन है ना, ये अभी जो है इसके ऊपर बंदे को कहीं पे भी खड़ा कर दो तुम इस लाइन के ऊपर, तो वो 60 डिग्री 75 डिग्री पे ही खड़ा होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पर जो खड़ा है ना, क्योंकि वो इस जगह पे खड़ा हो, तो उसको सेंटर से देखो, सेंटर से देखो, एंगल तो वो सेम ही बना रहा होगा। ये देखो, इसको काटे अपन ऊपर लेके आए, तो एंगल तो ये सेम ही बना रहा है, यहाँ पर भी सेम बना रहा है, यहाँ पर भी सेम बना रहा है, सेंटर से एंगल। ठीक है, और चारों तरफ जो है एंगल सेम बना रहा है। तो टोटल एंगल हम बात करें तो 90 ऊपर 90 नीचे, है ना, और बीच में 0 डिग्री का एंगल, तो 180 प्लस 1 181। अब बताओ, इसके अंदर किसी को कोई डाउट है? टोटल एंगल जो होंगे उसके अंदर किसी को डाउट है? हाउ मेनी टोटल एंगल्स? 181 टोटल एंगल। इन एंगल्स को हम क्या कहते हैं? इन लैटिट्यूड बोलते हैं ना। अब समझ में आया थोड़ा सा? तो हमको अगर इस अर्थ के अंदर इस तरह से होगा ना, अभी तो पूरा पूरा समझ में आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, अभी तो चलेगी चीज, पर जो भी डाउट है वो पूछो। देखो, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इस सब्जेक्ट के अंदर लाइव क्लास करना इसलिए अटेंड करना जरूरी है, क्योंकि जो भी डाउट होगा आपको पूछना पड़ेगा, और थोड़ा सा इमेजिनेशन पावर अपना बढ़ाओ। स्फीयर बोल रहे हैं तो स्फीयर का समझो, स्फीयर का सेंटर से अगर तुम सरफेस पे कोई भी एंगल, कोई भी एक लाइन खींच दो स्फीयर के चारों तरफ, और उससे एंगल देखोगे तो वो एंगल सेम ही रहेगा। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो हम यहाँ पर देखें तो इस तरह से इसके अंदर है। अब हम एक तरह से इसकी लैटिट्यूड की डेफिनेशन अगर हम बनाए, तो लैटिट्यूड इज एन एंगल विच रेंजेस फ्रॉम 0 डिग्री एट इक्वेटर टू 90 डिग्री एट द पोल। समझ में आ रहा है? और जो भी बच्चे लेट आ रहे हैं, प्लीज आज जाकर घर पे जाके इसको रिवाइज करो। जब यहाँ पर थे तो 12 बच्चे थे, आज जो अभी देखे 10 स्टूडेंट्स है, अभी 17 स्टूडेंट है, तो ये 7 स्टूडेंट है ना, इनका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा अगर ये वापस रिवाइज नहीं करेंगे तो, है ना। रिकॉर्डिंग को देखना जा, और इस ऐसे समझ में नहीं आएगा। ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में तो फिर भी मैं तुमको कुछ नहीं बोला कि टाइम पर आओ ऐसा करो, यहाँ पे तुमको शार्प 8:30 पर आना पड़ेगा, और वो तुम जब भी आओगे जब मैं खुद 8:30 पर आऊंगा। समझ में आ रहा है? तो मेरे को भी 8:30 पर आना पड़ेगा। ज्योग्राफी के अंदर ही कंडीशन बना दी है अपन ने, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, तब जाकर तुम्हें समझ में आएगा। मूवी नहीं है ये, है ना, कि आप बीच में बैठकर कुछ भी समझ लो। हिस्ट्री नहीं है ये, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है,
तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ये आपको इसके अंदर समझ में आ गया है ना। तो लैटिट्यूड इज ए ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट दैट स्पेसिफाई नॉर्थ एंड साउथ पोजीशन ऑन द अर्थ सरफेस। कि अगर हम देखें कि ऐसे हम ड्रा करें तो ये जो होगा कि नॉर्थ पे, अगर हम ऐसे करें नॉर्थ पे क्या है और साउथ पे क्या है, तो हम लैटिट्यूड को हम समझ सकते हैं। हम ऐसे नहीं करें कि ईस्ट में क्या है ये अलग हो जाएगा फिर, और वेस्ट में क्या है ये अलग हो जाएगा। ठीक है, तो लैटिट्यूड क्या है, नॉर्थ और साउथ को डिपिक्ट कर रहा है वो मैप के ऊपर, उसको अपन लैटिट्यूड बोल रहे हैं। दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज लैटिट्यूड। और हमने लैटिट्यूड को ये समझा कि एक एंगल है ये, जो कि अर्थ की सरफेस पे जाके टिक रही है। एक लाइन हम सेंटर से खींच रहे हैं, अर्थ की सरफेस पे जाके टिक रही है, वो जो एंगल बना रही है दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज लैटिट्यूड। ठीक है, तो जो ज्योग्राफी, अभी ईस्ट वेस्ट की तो हमने बात ही नहीं करी है ना, अभी हम सिर्फ लैटिट्यूड के बारे में बात। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो 181 इस तरह से हम कहेंगे 181 डिग्रीज होंगे। इसके अंदर किसी को भी डाउट है तो प्लीज आस्क। अब दूसरी बात कि सर एक और चीज होती है दैट इज नोन एज, ये लाइन आप देखो, ये लाइन देखो, है ना, ये एक एक डिग्री की लाइन है सारी। ठीक है, तो ये जो लाइन जो है ना, ये सारी की सारी अगर लाइन्स अगर हम देखें तो दिस आर नोन एज व्हाट, दिस आर नोन एज लैटिट्यूड। इक्वेटर जो ऐसे बनाते हैं ना अपन, दैट इज व्हाट, दैट इज नोन एज लैटिट्यूड के ऊपर वाली लाइन। और लैटिट्यूड की ऊपर वाली लाइन अगर हम देखेंगे तो ये दोनों लाइंस, अगर हम इन दोनों लाइन की बात करें तो ये दोनों लाइन पैरेलल है। ये दोनों लाइन क्या है, ये दोनों लाइन लैटिट्यूड वाली लाइन 1 डिग्री, ऑब्वियसली अगर 1 डिग्री पे आप खींचोगे, दूसरा 2 डिग्री पे खींचोगे, तो दोनों कभी मिलेंगी क्या ये लाइन, बताओ सोच कर देखो। ये आपस में कभी नहीं मिलेंगी। ये एक तरह से इस तरह की पैरेलल लाइन है जो हमेशा चलती जाएंगी अनंत काल तक, पैरेलल होंगी। ये स्फीयर फॉर्म कर दिया, ये आपस में कभी नहीं मिल सकती ये दोनों लाइन। तो इसलिए इन लाइंस को हम क्या बोलते हैं, इन लाइंस को हम पैरेलल्स बोलते हैं। इन लाइन को हम क्या बोल रहे हैं, इन लाइन को हम पैरेलल्स बोल रहे हैं। ठीक है, ये जो लाइन है दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज पैरेलल्स। ठीक है, तो ये जो हमने लाइन खींची है, मान लीजिए ये 30 डिग्री वाली लाइन है, तो इसका मतलब यहां पर कहीं पे भी आदमी खड़ा कर दो तुम, अर्थ के सेंटर से जो एंगल बनाएगा वो 30 डिग्री का बनाए, 30 डिग्री नॉर्थ। यहाँ पे कोई भी लाइन पे खड़ा कर दो तो अर्थ से एंगल बनाएगा वो, मान लीजिए 40 डिग्री की लाइन है तो 40 डिग्री का बनाएगा। यहाँ से खड़ा कर दो, ये मान लो 45 डिग्री की लाइन है तो 45 डिग्री बनाएगा। यहाँ पे जो बंदा खड़ा है, यहाँ पे जो बंदा खड़ा है, कहीं पर भी बंदा खड़ा है, वो क्या है, 30 डिग्री की लाइन बना रहा है, 40 डिग्री की लाइन बना रहा है। पूरा पीछे भी देख लो, सेंटर पे जाकर, है ना। तो अभी बताओ, अभी सबको क्लियर है ये वाली बात। बहुत अपन को इस तरह से कंसेप्चुअली सोच सोच कर इसके अंदर काम करना पड़ता है। अभिषेक क्लियर हाँ सर। है ना। अब हम कहें कि इन पैरेलल्स के बारे में हम बताएं, हम तो लैटिट्यूड हम समझ गए, लैटिट्यूड मतलब एंगल है साहब, पैरेलल मतलब वो एंगल के ऊपर जो लाइन खींच रखी है ना वो पैरेलल है। उसको पैरेलल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो हमेशा पैरेलल है, समझ में आ रहा है। वो हमेशा पैरेलल होती है, वो एक दूसरे से पैरेलल होती है, वो कभी भी आपस के अंदर मिलेगी नहीं। ठीक है, अच्छा दूसरा हम कह रहे हैं कि अगर इस लाइन का हम विड्थ, इस लाइन का अगर हम, इस लाइन को अगर हम लेंथ माने, इस लाइन का कितना लंबा होगा, और इस लाइन का माने तो कौन सा छोटा होगा कौन सा बड़ा होगा। ये ए है और ये बी है, कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, सभी बच्चे एक साथ बोले लाइन। बी वाली बड़ी होगी। और बच्चे क्या कहाँ पर है, सब बच्चे बोले कौन सी लाइन बड़ी होगी कौन सी छोटी होगी, बोलो बी रितिका। बी सबको बड़ी होगी। बी। बी बड़ी होगी ना। और ऊपर जाते जाते अगर हम इसको देखें तो ऊपर जाते जाते ये ए से छोटी सी हो जाएगी, सी से छोटी डी हो जाएगी, डी से छोटी ई हो जाएगी, ई से छोटी एफ हो जाएगी। और ऊपर जा जाके हम देखेंगे कि ऊपर जा जाके लाइन की जो है पैरेलल्स जो है वो आपस के अंदर क्या हो रही है, छोटी होती जा रही है। अगर हम रिलेटिवली देखें तो ऊपर जाकर छोटी हो जाएगी, और ऊपर तो जाके भाई एक डॉट ही बन जाएगा, लास्ट वाली लाइन का तो एक डॉट बन जाएगा, इतनी छोटी हो जाएगी वो। समझ में आ रहा है। तो अगर हम कहें इनके बारे में, हाउ मेनी एंगल्स 180, तो पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड रेफर्स टू द एंगुलर डिस्टेंस। एंगुलर डिस्टेंस हो गया ये in degrees, minutes and seconds of a point north or the south of the equator. Lines of latitudes are often referred as the parallels. Lines of a latitude, जो latitude पे एंगल बना, वो एंगुलर डिस्टेंस, वो जो पूरा डिस्टेंस कवर कराया है, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज पैरेलल्स। उनको पैरेलल्स बोलते हैं हम। लैटिट्यूड इसको आम भाषा के अंदर हम लैटिट्यूड बोल देते हैं, पर वो गलत है। लैटिट्यूड इज जस्ट एन एंगल। तो हमको बोलना चाहिए लैटिट्यूड, 30 डिग्री लैटिट्यूड पर जो बनी हुई लाइन है वो है ये लैटिट्यूड नहीं होता है। ये 30 डिग्री लैटिट्यूड पे बनी हुई जो पैरेलल है, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज पैरेलल ऑफ द दैट पर्टिकुलर डिग्री ऑफ एंगल लैटिट्यूड। तो हमको पता है लाइंस ऑफ इक्वल लैटिट्यूड्स आर ऑलवेज सेम डिस्टेंस अपार्ट। ठीक है, एंड सो दे आर ऑलवेज नोन एज व्हाट, नोन एज पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड, दे नेवर कन्वर्ज।
However, the circles created by the parallels of latitude do get smaller as they approaches pole. जैसे पोल के ऊपर जाएंगे तो हम इसके अंदर देखेंगे तो ये स्मॉल होता जाता है, ठीक है। तो अगर हम ये देखें कि आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये समझना बच्चों कि ये जो लैटिट्यूड है ना, इसके बीच का डिफरेंस जो है वो तो सेम ही रहेगा। इन दोनों के बीच का इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस तो सेम रहेगा, पर ये छोटी होती जाएंगी लाइन्स, है ना, ऐसे ऊपर जा रही है, क्योंकि अर्थ का हमारा स्फीयर इस तरह से है, तो ऊपर जाके नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे, छोटी होते जाएंगे। पर अगर हम इस डिस्टेंस की बात करें, ये वाला डिस्टेंस, 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 है ना, इन दो लाइनों के बीच में डिस्टेंस है, वो तो हमेशा सेम ही रहेगा। ये बात समझ में आ रही? इन दोनों लाइनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों लाइनों के बीच का डिस्टेंस, कहीं पर भी देख लो, यहाँ पर देख लो, इन दोनों लाइनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों लाइनों के बीच का डिस्टेंस, ये दोनों हमेशा सेम ही रहेंगे। दैट्स व्हाई कि यहाँ पर ये बोला जाता है, और ये डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 111 किलोमीटर है, ठीक है। एक डिग्री, एक डिग्री, एक डिग्री, एक डिग्री, तो एक और एक के बीच में जो पॉइंट बना है, ठीक है, वो तो सेम ही है। जैसे मैं कहने का मतलब ये है कि अगर मैं मान लो ऐसी लाइन खींचता हूँ, इसके अंदर ही समझो, अगर मान लो मैं यहाँ से 1 डिग्री की लाइन खींचता हूँ, तो ये जो लाइन बनेगी और जो 2 डिग्री की लाइन बनेगी, इन दोनों, और फिर वो जो एक 3 डिग्री की लाइन बनेगी, तो इनके बीच में, इनके बीच में और इनके बीच में डिस्टेंस तो सेम ही होगा ना भाई, सिंपल सी मैथमेटिक्स है। ये बात मेघा को समझ में आती है? यस सर। ठीक है, तो हम इसको डिफरेंट डिफरेंट, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है ना भाई, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, ये समझो तुम, ऐसा अपन ने अर्थ को देखा है, ठीक है, और ऐसा अर्थ को अगर हम देख रहे हैं इसके अंदर, इस तरह से अर्थ को हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो लाइन बन रही है वो 0 डिग्री की बन रही है, और अर्थ के और सरफेस पे अगर हम देखें, स्फीयर को समझना, यहाँ पर जो लाइन बन रही है वो 30 डिग्री की बन रही है, यहाँ पे 1 बन रही है, 2 बन रही है, 3 बन रही है, तो ऐसी कितनी लाइंस होंगी? अगर हम पैरेलल्स की बात करें, एंगल हमने देख लिया 181 एंगल है, कितनी लाइंस होगी, कोई मेरे को बताएगा? अभिषेक बताएंगे, बताओ कितनी लाइंस है ये वाली, मतलब मेरा पूछने का क्वेश्चन ये है कि ये कितनी लाइन होंगी अभिषेक, टोटल 1 डिग्री का एंगल के हिसाब से। पर 1 डिग्री के हिसाब से 181 होगी ना, आपने बताया। 1 डिग्री, क्वेश्चन है कोई। 1 डिग्री, एक सेकंड रुक जाओ, अभी जिससे पूछा है ना वही आंसर देगा। ऐसे करते 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 ऊपर 80 लाइन, नीचे, हमने कहा सर 180 एंगल है, 181 एंगल है, तो 181 लाइन होगी। अभिषेक समझ पा रहा है हम्म। ना? बट अभिषेक अगर आप देखें तो ऊपर वाली लाइन तो एक पॉइंट ही बन गई ना, ये वाली लाइन, हम्म। और नीचे वाली लाइन देखोगे तो वो भी एक पॉइंट ही बन गई, ऊपर जाती जाती इतनी कन्वर्ज हुई कि लास्ट लाइन जो थी, लास्ट जो एंगल था 90 डिग्री का एंगल, तो वो तो ऐसा बनेगा 90 डिग्री का एंगल, ये समझो। हम्म। तो इस पे अगर हम कोई लाइन खींचेंगे तो कैसे खींचेंगे? एक ऐसे पॉइंट ही बनाएंगे, हाँ सर। तो दैट विल नॉट बी ए लाइन, दैट विल बी पॉइंट और नॉट। हाँ। और नॉर्थ पोल के ऊपर एक लाइन तो यहाँ पर चली गई नॉर्थ पोल की, तो ये कितनी होगी 180 लाइंस, और इसी तरह से साउथ पोल के अंदर भी होगा, 90 डिग्री वाली जो एंगल वाली लाइन होगी वो एक लाइन यहाँ पर भी निकल जाएगी, तो कितनी लाइन होगी टोटल? 179। हम्म। हाँ सर। अब ये सबको समझ में आ गया कि भाई ये वाली जो लास्ट लाइन होगी, हम कह रहे हैं कि हाँ ठीक है सर, डिग्री 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री वाली लाइन बताओ मेरे को यहाँ पर कहाँ है? तो 90 डिग्री वाली लाइन तो सर ऐसे, ऐसे यहाँ पर है। अब इसको कैसे करें? ये तो सर्किल बन गया, ये तो एक पॉइंट बन गया लाइन की जगह। तो अगर ऐसे पूछा जाए कि कितने पैरेलल्स हैं, तो आप क्या आंसर देंगे? सर पैरेलल होने तो 181 चाहिए थे, जैसा अभिषेक ने बोला 181 होने चाहिए थे, पर लास्ट का जो पैरेलल बनेगा ना 90 डिग्री का, वो सर जस्ट पॉइंट बन जाएगा, और नीचे वाला इसी तरह से साउथ पोल का जो बनेगा ना वो जस्ट पॉइंट बन जाएगा। तो उन दोनों पॉइंटों को हटा दो, क्योंकि वो तो पॉइंट है, लाइन नहीं है। हमसे आपने लाइन पूछा है, तो लाइन जो होगा वो कितना हो जाएगा? 180 माइनस 181 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 179। तो टोटल लाइंस कितनी होनी चाहिए आपको समझ में आ गया? अब इसको और क्लियरली मैं आपको दिखाऊं, तो ये देखो 179 लाइन हो गई, ठीक है, और क्लियरली दिखाऊं, ये देखो ये वाला जो पॉइंट होगा वो तो फ्लैट हो गया, है ना, 90 डिग्री वाला। इसी तरह से नीचे हम देखें तो वो भी फ्लैट हो जाएगा। तो टोटल लाइंस तो कितनी बननी चाहिए थी? 181 बननी चाहिए थी, पर इसमें से 2 हमने माइनस कर दी, दैट इज नोन एज 179 लाइंस। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पर जो भी बंदा खड़ा होगा, और यहाँ पर जो भी खड़ा होगा, और यहाँ पर जो भी खड़ा होगा, वो एक ही एंगल बना रहा होगा, अगर हम देखें स्फीयर के सेंटर से। इसी तरह से यहाँ पर जो बंदा खड़ा होगा, यहाँ पर खड़ा होगा, यहाँ पर खड़ा होगा, वो एक ही एंगल बना रहा होगा स्फीयर के सेंटर से, और दैट एंगल इज नोन एज लैटिट्यूड। और उस एंगल के ऊपर जब हम लाइन खींच दे रहे हैं ऐसे, ठीक है, तो दैट इज नोन एज व्हाट? पैरेलल ऑफ द लैटिट्यूड।
तो चीजों के अंदर डिफरेंस समझो, लैटिट्यूड अलग चीज है, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड अलग चीज है भाई। अच्छा ये समझो कि हम है ना बहुत बेसिक से पढ़ रहे हैं, इसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ना आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। कुछ कुछ चीजें हैं जो बहुत कॉमन है, वो मैं तुमको बता दूंगा, है ना। ना आपको इसके अंदर कोई जीसी लियोंग पढ़नी है, जीसी लियोंग तो पढ़ मत लेना, क्योंकि जीसी लियोंग पूरी इसके अंदर डाल देंगे हम, पर बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही एक्सप्लेनेबल लैंग्वेज के अंदर डालेंगे, ठीक है। और ना ही कोई और तुमको स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है, सब कुछ यहीं पर हो जाएगा तुम्हारा। अब देख लो लैटिट्यूड तुम कहीं से भी पढ़ लेते, इतनी सारी अंडरस्टैंडिंग नहीं आती, क्योंकि यहाँ पर लिखा तो सब बुक में सब कुछ है, पर बहुत ही टिपिकली लिखा हुआ है, क्योंकि ज्योग्राफी जो है कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, यहाँ पर इमेजिनेशन में आपको थोड़ा सा रहना पड़ेगा। मैं अगर आपको पढ़ाऊंगा उसको, तो उस डायमेंशन में मेरे को लेकर जाना पड़ेगा आपको पहले, कि भाई ऐसा है, तो इसके अंदर बहुत सारे मेरे को फिगर्स बनाने पड़ेंगे, बहुत सारे मेरे को गिफ्ट्स इमेज देने पड़ेंगे आपको, जिससे कि आपको ये चीजें अच्छी से समझ में आए। सब्जेक्ट का नेचर ऐसा है भाई, कुछ कर नहीं सकते, पर सब्जेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, पढ़ाने में तो बहुत मजा आता है। हाँ बट आपको हो सकता है कि आपको देखिए C1 कॉन्सेप्ट में बताऊं और आप कॉन्सेप्ट के बारे में समझने लग जाए, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगा। C2 कॉन्सेप्ट बताऊं और आप कहेंगे यार सर कॉन्सेप्ट बताओ, वो बोला, तो भाई C3 और C4 जब तक नहीं करूंगा तब तक इस कॉन्सेप्ट की तरफ अपन नहीं पहुंच पाएंगे, टू बी वेरी फ्रेंक। ठीक है, तो हम इस तरह से इसको लेकर चलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ पर सबको क्लियर है। तो लैटिट्यूड को एक बार खुद इमेजिनेशन करो कि व्हाट शुड बी द लैटिट्यूड, लैटिट्यूड होता क्या है, ये आप इसके अंदर एक बार इमेजिनेशन करो अपने, ठीक है। जस्ट टेक 2 मिनट्स ब्रेक, और 2 मिनट्स ब्रेक के अंदर आप एक बार ये सारी चीजें इमेजिनेशन कर लो आग बंद करके। सभी बच्चे करेंगे, देखो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो बोल रहे हैं वो कर लो, नहीं तो फिर दिक्कत आ जाएगी सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। अच्छा कुछ चैट्स के अंदर, अच्छा चैट्स के अंदर आंसर लिखें, ओके ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर, जस्ट गिव मी अ मिनट, 2 मिनट्स का ही ब्रेक लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे, 2 मिनट्स का ब्रेक लेंगे, 2 मिनट्स में मैं आता हूँ आपके पास, ठीक है।
चलिए यहाँ तक सबको क्लियर आ गया समझ में। अब बच्चों एक बात बताओ मेरे को कि अपन क्या क्लास 8 बजे से स्टार्ट कर सकते हैं? बिकॉज अब तो टाइमिंग भी ठीक है, 8 बजे उठने की आदत भी डाल लोगे जल्दी, क्योंकि आपका जो एग्जाम है, मैं इसको इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका एग्जाम 9 बजे है। तो आप हमेशा अपनी जो लाइफ जो साइकिल है आपको वो 6 बजे की करनी पड़ेगी तुम्हें, है ना? 6 बजे की करोगे तो तुम 8 बजे उठ पाओगे। समझ में आ रहा है? मतलब 8 बजे तक एक्टिव हो जाओगे पूरे, राइट? 6 बजे उठोगे तो फिर उसके बाद तो 6 बजे उठने होगा, और 8 बजे आपको मतलब प्रेशर के अंदर लेकर आना चाह रहा हूँ मैं, मतलब एक स्टडी मोड के अंदर, जिससे कि आप 9 बजे का टाइम जो है ना उसके अंदर आप पूरे के पूरे एक्टिव रहें। समझ में आ रहा है? और ये आदत आपको इसके हिसाब से बनाएगी। 9 बजे मान लो तुम रात को सोते हो, दिन में उठते हो, है ना? और ऐसे बोल रहे हो नहीं तुम दिन में सो रहे हो और रात को उठ रहे हो, तो भाई 9 बजे एग्जाम दोगे तो तुमको ऑब्वियसली 100% ये नेचुरल है, यहाँ पर नींद आनी ही आनी है। समझ में आ रहा है? तो नींद ना आए तुमको इसलिए क्या हम क्लास 8 मतलब अपना टाइम लाइफ साइकिल जो है तुम थोड़ा सुधारो अपना, ठीक है? दिन का पूरा साइकिल तो 8 AM पर अपन क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। एनीबडी हैज एनी प्रॉब्लम? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो 8:30 पे कर देंगे, पर मेरे हिसाब से क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऑफिस स्टूडेंट भी है तो उनका भी लाइव क्लास अटेंड हो जाएगा, और अभी तक जो हिस्ट्री के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, तो हमने आपका क्लास जो है 9 बजे से भी रखे थे, क्योंकि वो रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख सकते थे। बट जैसे मैंने आपको बताया, नेचर इसका क्लास का यही है कि आपको लाइव देखना होगा, तो लाइव क्लास सभी बच्चे अटेंड कर लेंगे 8 AM पर। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, क्या 8 AM पर किसी को कोई समस्या है तो प्लीज लेट मी नो, अदरवाइज 8:30 पे अपन रख लें। क्योंकि यहाँ तक तो आपको लेकर आना ही था, मैंने पहले स्टार्टिंग में आपको देखो धीरे धीरे ही करना होता है कुछ। सीधे मैं तुमको बोलूँ कि 7 बजे पढ़ना है बच्चों, तो फिर थोड़े से तुमको परेशानी होगी। अभी सबने अपना टाइम सेट कर रहे हैं धीरे धीरे, फिर 8:30 पर है, 8:30 से फिर अपन 8 AM पर है। ठीक है? तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज फॉर योर मतलब फॉर योर कि आप अपने कंफर्ट जोन से निकल कर बाहर आए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? तो लॉन्गिट्यूड अब हम पढ़ रहे हैं, जो दैट इज व्हाट लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड अपन इसके अंदर पढ़ेंगे, राइट? अब लॉन्गिट्यूड क्या होता है ये अपन इसके अंदर, अच्छा सब अपनी है ना ऐसे एक बार मुट्ठी बनाओ, सब अपने अच्छे ऐसे, और ये वाली जो अंगली की लाइन है ना, ये वाली लाइन को देखना, और इस अंगली को भी देखना, ठीक है? इस अंगली को, और ऐसे मुट्ठी बनाओ, ये वाली जो लाइंस हैं। अब अगर आप मुट्ठी खोलोगे ना, तो ये वाली अंगली देखो, पहले ये वाली देखो, ये 2 अंगलियां हैं। अगर तुम इसको 2D के अंदर रिप्रेजेंट करोगे, तो आप यहाँ पे यूं खोलो, तो ये अंगलियां अलग से आपको रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी, पर ये जो लाइन थी वो तो एक ही रह गई। लाइन तो एक ही रह गई, अगर हम देखें चारों तरफ, ये वाली लाइन जो है वो तो एक ही रह गई। तो अगर आप उंगलियों को इस तरह से खोलोगे, ठीक है, इस तरह से अर्थात इसको इस तरह से खोलोगे, तो ये वाली जो है वर्टिकल जो है, ये, ये देखो ये वाली जो लाइन है, ये दोनों अलग अलग से रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी। पर ये जो लाइन थी, ये जो इस अंगली पे ये वाली लाइन है, इस अंगली पे ये वाली लाइन है, इस अंगली पे ये वाली, इस पे ये वाली बीच की लाइन है, वो तो सेम ही रह गई ना हर जगह। देखो सेम रह गई। पर हमारा ये जो लाइंस है, ये लाइंस तो सेम ही रह गई बच्चों। पर ये जो अंगली थी, ये एक लाइन बन रही थी ऐसे, अगर हम देखें ऐसे एक लाइन बन रही थी, ये लाइन जो है ना वो अलग अलग हो गई। ये देखो ये अंगली अलग है, ये अंगली अलग है, ठीक है? इस तरह से अब ये क्या चीज है मैं आपको इसके अंदर बताता हूँ। अब लॉन्गिट्यूड के अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, लॉन्गिट्यूड के अंदर कुछ अलग कॉन्सेप्ट है। हम अर्थ को इस तरह से रखेंगे, पहले हम उसको इस तरह से रख रहे थे, अब हम अर्थ को इस तरह से रखेंगे, और इस तरह से हम इसके अंदर देखेंगे अर्थ, और हम चमगादड़ बन जाएंगे, चमगादड़ की जगह तरह ऊपर लटक जाएंगे। अब हमको स्फीयर को अगर तुम ऐसे काट दोगे, मान लो स्फीयर को काट दोगे, तो तुमको नीचे क्या दिखेगा? अगर हम ऊपर से देखें, ऐसे मान लो एक स्फीयर था, ये स्फीयर को मैंने काट दिया, अब मैं ऊपर से दिख रहा हूं, तो कौन सा फिगर दिखेगा तुम्हें? बताओ। उसमें मैथमेटिक्स में तो सर्कुलर दिखेगा। सर्कुलर दिखेगा, सबको सर्कुलर ही दिखेगा। ऑब्वियसली ट्राइंगल तो दिखेगा नहीं सर, सर्किल ही दिखेगा। एक स्फीयर को काटो, बॉल को काट दो तुम, बॉल को काटो तो ऊपर से देखोगे तो सर्कुलर दिखेगा, सर्कुलर दिखेगा, जिसका एक सेंटर होगा, ठीक है? अब उस सेंटर से हम यहाँ पर एक लाइन खींचे, और एक यहाँ पे एक लाइन खींचे, इस सेंटर से हम यहाँ पर एक लाइन खींचे, और यहाँ पर एक लाइन खींचे, इस सेंटर से हम यहाँ पर एक लाइन खींचे, यहाँ पर एक लाइन खींचे। अब ये जो लाइन होगी ना वो ऐसी होंगी, ये जो यहाँ पर एक एंगल खींचेंगे, और इससे जो लाइन बनेगी ना, ये लाइन बनेगी। यहाँ पर एक लाइन खींची मान लो अपन ने, तो ये एक लाइन बन गई, एक लाइन बन गई। मान लो यहाँ पर खींची और यहाँ पे खींची, तो ये एक लाइन बन गई, और इसके पीछे ही अपन देख रहे हैं ऐसी एक लाइन बन गई। ये देख पा रहे हो सब? मतलब अर्थ ऐसी है, ये एक लाइन बन गई और ये एक लाइन बन गई। अगर हम सर्कल से देखेंगे तो ये एक लाइन बन गई और ये एक लाइन बन गई। पर जब आप इसको ऐसे खोल दोगे, तो ये दोनों लाइन तो अलग अलग हो गई ना।
समझ में आ रहा है? ये थोड़ा समझो, अगर हम इसको ऐसे खोल दे, मैप की तरह कर दे, तो एक लाइन यहां पर रहेगी और एक लाइन यहां पर रहेगी। अभिषेक, दिस इज क्लियर? हाँ सर। अभी मेघा को क्लियर है? तानिया, मेघा, अंकिता? यस सर। यस सर। तो इसको हम एक एंगल नहीं बोल सकते, इसको एक एंगल अलग बोलना पड़ेगा, इसको एक एंगल अलग बोलना पड़ेगा। अगर हम इसको 0 डिग्री बोलेंगे तो उसको 360 डिग्री बोलना पड़ जाएगा, है ना? तभी जाकर अलग अलग कर सकते हैं। 2D के अंदर हमको डिपेक्ट करना है। तो मैंने आपको पहले इसीलिए बताया कि ये वाली लाइन तो सेम रहेगी, ये वाली लाइन हमारा जो लैटिट्यूड है, ये वाली लाइन तो सेम रहेगी। पर जब हम इसको ऐसे खोल देंगे तो ये और ये वाली लाइन जो है, जो एक दिख रही थी हमें कि ऐसे एक लाइन थी, वो अलग अलग डिपेक्ट करनी पड़ेगी हमको, अलग अलग हमको प्रेजेंट करनी पड़ेगी। और एक अगर 0 डिग्री है तो दूसरी 360 डिग्री हो जाएगी। समझ में आ रहा है? इज दिस क्लियर? तो इसके अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर एंगल्स जो बनेंगे वो 360 डिग्री एंगल बनेंगे। अगर मैं ऐसे कहूं तो क्या ये सबको क्लियर है? इज दिस क्लियर विद एवरीवन? वहां पे क्यों नहीं बन रहे थे? वहां पे इसलिए नहीं बन रहे थे, ये देखो, इसलिए नहीं बन रहे थे क्योंकि ये तो सेम ही रह रहा है, लैटिट्यूड सेम ही रह रही है। पर यहाँ पे लॉन्गिट्यूड हमको लग रहा है कि ये वाली लाइन ऐसे अगर हम देखें अर्थ को, इस तरह की जो लाइन होती है वो लॉन्गिट्यूड होती है। बाय द वे, ये जो लाइन्स है, ये वाली जो लाइन है, ठीक है, तो ये वाली लाइन इस तरह से रहेगी, बनेगी, ठीक है, ये वाली लाइन इस तरह से, तो इसकी दो लाइनें बन गई, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें इसके अंदर, तो यहां जो एक ये लाइन है, ठीक है, अगर हम अर्थ को पूरा इसके अंदर देखेंगे तो उसके पीछे वाली लाइन जो होगी, ये जो 60 लाइन है, उसके पीछे वाली जो लाइन होगी वो क्या हो जाएगी, वो इस तरह से बन जाएगी। उसको अपन को अलग एंगल बनाना पड़ेगा। अगर हम इसको फ्लैट कर दे पूरा इस तरह से, जैसे हमने कहा ये वाली लाइन, तो इसको फ्लैट कर दिया तो इसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। और इसलिए हम कहेंगे कि लॉन्गिट्यूड के अंदर जो एंगल्स रहेंगे वो आप देखेंगे, वो आप इसके अंदर इस तरह से देखेंगे। अगर ऊपर से देखें तो भाई साहब पूरे के पूरे हमको इसके अंदर इस तरह से 0 1 2 3 4 15 इस तरह से इस तरह से इस तरह से एंगल बनाने पड़ेंगे। 180 एंगल्स इधर बनेंगे और 180 एंगल्स ही इधर बनेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इस चीज को हम पढ़ने वाले हैं, इसको हम कल पढ़ेंगे, पर ठीक है, यहाँ पर हम कल पढ़ेंगे इस चीज को, लॉन्गिट्यूड को। अभी तुम सिर्फ लैटिट्यूड के बारे में सोचो, और लॉन्गिट्यूड के बारे में मैंने तुमको एक लाइन ऑफ थॉट दे दिया है ना अभिषेक? अभी इस चीज को जो है ना अपन कल समझेंगे। एक लाइन ऑफ थॉट दे दिया है, उसके बारे में तुम सोचना पूरे घर के अंदर। ये मैंने इसीलिए बोला आपको, एक लाइन ऑफ थॉट आपको मिल जाए, और फिर इन लाइंस के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि ये जब दो लाइन मिलेंगी तभी जाकर हमारा क्या बनेगा, एक पॉइंट बनेगा, और पॉइंट के ऊपर फिर हम लोकेट कर पाएंगे। सर लैटिट्यूड के लिए पूछना है। हाँ, लैटिट्यूड से पूछो। सर जो मतलब एक स्टेटमेंट ये है कि अगर लैटिट्यूड की बात करेंगे तो वो 181 होगा, और पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स की बात करेंगे तो वो 179 होगा। ये सही है स्टेटमेंट सर? क्या बोल रहा हूँ? एक लैटिट्यूड की बात करें तो एक अगर हम बोलते हैं कि टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स तो ये 181 होगा, और हाँ, हम बात करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स तो ये 179 होगा। हाँ बिल्कुल, ये बात सही है सर? 181 होगा टोटल। अगर एंगल्स बोले तो 181 होगा। तो सर भाई तो कह रहे लैटिट्यूड्स अच्छा, 181 हाँ होंगे और हाँ, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स बिल्कुल 179 बिल्कुल होंगे, है बिल्कुल 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 करेक्ट है ना? अभिषेक। ठीक है। ठीक है, तो यहां तक अपन समझ लिए। अब ये पहली क्लास थी ना, तो इसके कारण तुमको बहुत शॉर्ट के अंदर मैंने तुमको समझाया। अब कल की क्लास में पूरा लॉन्गिट्यूड पढ़ लेंगे, लैटिट्यूड प्लस लॉन्गिट्यूड पढ़ लेंगे, दिन रात सब कुछ पढ़ लेंगे, क्योंकि अब फिर अपन स्पीड अप कर लेंगे। पर अभी मैं तुमको समझा दूंगा ना तो दिक्कत हो जाएगी, है ना? तो फिर तुम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में कंफ्यूज हो जाओगे। तो कल से अपन ये क्लास करते हैं। कल थोड़ी बड़ी क्लास हो जाएगी, 8 बजे से क्लास होगी, तो आप आराम से अपन 1.5 घंटे 2 घंटे अपन आराम से पढ़ पाएंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप तुमको समझ में आया होगा जो भी बताया। अभी ज्योग्राफी अपने स्टार्ट करिए। स्टार्ट अब एक्चुअल में दिक्कत क्या होती है कि जब हमको दूसरे इंस्टीट्यूट में पढ़ाना होता है तो हमको एक दिन के अंदर लैटिट्यूड पढ़ाना है, लॉन्गिट्यूड भी पढ़ाना है, और उसके आगे डेज और नाइट और सीजन भी पढ़ाना है। तो यहाँ बच्चों का दिमाग ऐसा फटके बाहर आ जाता है कि साहब क्या करें। समझ में आ रहा है? तो हमको तो, क्योंकि आप हमारे बच्चे हैं, तो हमको तो धीरे धीरे हमको पढ़ाना है, वो चीजें समझानी है कि क्वेश्चन जो करो वो सॉल्व तो कर पाओ। तो एक बार ये स्पीड अप पकड़ लेंगे ना, तब हम आप काफी अच्छे से इसको कर लेंगे। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आप इसको एक बार समझना, और समझकर फिर अपन कल की क्लास के अंदर इसको समझते हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच।